नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा का वन शॉट। आज हम लोग करने जा रहे हैं वन शॉट। दिवाली का ब्रेक ले लिया है, दिवाली एंजॉय कर ली है, ठीक है, खूब पटाखे फोड़ लिए, खूब मिठाई खा ली है। तो चलो अब वापस कम बैक कर लेते हैं अपन लोग अपनी पढ़ाई पर, अपने वन शॉट्स पे वापस आ जाते हैं। और वन शॉट जो आज करेंगे इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं, अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बड़ा ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला वन शॉट है ये। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमें पूरा ही चैप्टर पढ़ना है। हम पहले परिचय, इंट्रोडक्शन जानेंगे, हम एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और ये जो सुधार हुए हैं उनका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो सभी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह है बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले कोर्सेज, कक्षा 11 अर्थशास्त्र का, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 11 भूगोल का। इसमें बच्चों आप लोगों को मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेगी हर क्लास की पीडीएफ, आपके होंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली तैयारी होगी, कोई कमी नहीं आएगी और कक्षा 11 में ही आपका शानदार बेस बन जाएगा। इस शानदार बेस बनाने के लिए कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स को खरीदने से चुके इन कोर्सेज को खरीदे और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाए। 0% डाउट 100% मार्क्स का जो स्लोगन है उसको पूरा करें। और कोर्सेज लेने के लिए इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि सर मैम हमारा इस सब्जेक्ट वाला कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। जो भी विषय आपके पास है उसका आप ले सकते हैं, सभी में सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यह है आप लोगों का अपना लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो उसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं आज के वन शॉट को, या जिसको अपन लोग कहते हैं परिचय या इंट्रोडक्शन। शुरुआत जो अपन लोग करेंगे वो परिचय या इंट्रोडक्शन से करेंगे। सबसे पहली बात, मैं हमेशा बहुत सी बार कहता हूं, मैं 9th क्लास के बच्चों को जब सोशल पढ़ाता हूं, वहां से लेकर करके अभी तक 11th के बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे 12th के बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे 10th के बच्चों को पढ़ाऊं, हमेशा मैंने एक बात पे बड़ा फोकस करा है कि सोशल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का होता है। चाहे वो सोसाइटी की बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो, जोड़ने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम जोड़ सके। इसीलिए आज हम लोग शुरू करेंगे, हम अध्याय 3 की शुरुआत करने से पहले उनको अध्याय 1 और 2 से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि क्यों हमारे लिए अध्याय 1 और 2 महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से उसका कनेक्शन इस अध्याय 3 के साथ है, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आसान भाषा में आपको कहूं तो आपने अध्याय 1 में ये जाना था कि जिस दिन भारत आजाद होता है 1947 को, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब आजाद हुआ, तब भारत की क्या स्थिति थी, ये हम लोगों ने अध्याय 1 में जान लिया। मतलब कृषि की क्या हालात है, उद्योग के क्या हालात है, व्यापार के क्या हालात है, क्या हमारी रणनीतियां थी, ये सब 1947 में जब भारत आजाद होता है उस समय की जो पूरी कहानी है, पूरी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, वो हम लोग अध्याय 1 में जान चुके हैं। उसके बाद जब सत्ता भारत के लोगों के हाथ में आई, भारत की सरकार के हाथ में आई, तो उन्होंने ये देखा कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाते हैं। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए सरकार का जो ज्यादा झुकाव रहा वो कहां पर रहा, समाजवाद में रहा। और ये वाला जो दौर रहा वो 1950 से 1990 का दौर रहा। ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में। मतलब आजादी से लेकर करके जो 40 वर्ष थे, जो 4 दशक थे, किस प्रकार से भारत की सरकारें कौन सी रणनीतियां अपनाती है, कौन सी नीतियां, कौन सी पॉलिसी भारत की सरकारें लागू करती है, और किस प्रकार से देश के जो उद्योगपति है उनको संरक्षित करने का, उनको बचाने का काम भारत की सरकार करती है, ये हम अध्याय 2 में जान चुके हैं। अब अध्याय 2 में हमने बात करा 1950 से 1990। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 90 के बाद कुछ परिवर्तन होने वाला था, इसीलिए 90 को एक डेडलाइन बनाया गया कि साहब 1990 बिल्कुल परिवर्तन होने वाला था। और 1991 में सबसे बड़े परिवर्तन हमें हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिले, वो थे 1991 के आर्थिक सुधार। बच्चों, आर्थिक सुधार करे गए भारत सरकार के द्वारा। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म सरकार ने करे। आर्थिक सुधार करने का अर्थ यहां पर क्या था, सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है जिस पॉलिसी को नाम दिया जाता है एलपीजी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी। और ये एलपीजी वो वाला नहीं है जो कि आप गैस सिलेंडर देख रहे हैं, वो वाला एलपीजी नहीं है ये, ठीक है। एलपीजी का मतलब यहां पर था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था उदारीकरण,
प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। ये सरकार नीति लेकर के आती है 1991 में। इस एलपीजी का सच में तात्पर्य क्या था उसको समझते हैं। अगर हम लोगों ने अध्याय 2 को बड़े विस्तार से पढ़ा है और अगर वन शॉट भी आप लोगों ने देखा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। देखिए कि यहां पर 1950 से 1990 तक भारत की सरकार ने काफी प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। हमारी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कर रखा था कि साहब ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें ना तो बाहर से कुछ आएगा, ना हम कुछ भेजेंगे, ना कोई बाहर की कंपनी आएगी जाएगी। ये बिल्कुल हमने हमारी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था। लिबरलाइजेशन का मतलब या उदारीकरण का मतलब यह था कि सरकार अब अपनी अर्थव्यवस्था को खोल चुकी है। अब सरकार वो प्रतिबंध नहीं लगाएगी जो पहले लगा करते थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया। अब सरकार कठोर नहीं है कि नहीं साहब यही होगा, ऐसा नहीं होगा, तो उन प्रतिबंधों को सरकार ने हटा दिया है। अब सरकार उदार हो चुकी है, लिबरल सरकार हो चुकी है, वो है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। एक एक पे बड़ी विस्तार से चर्चा आज के लेक्चर में होगी, आज के पूरे वन शॉट में होगी, तो घबराइएगा मत, चिंतित मत होइएगा कि उदारीकरण इतने शॉर्ट में कैसे खत्म हो गया। शॉर्ट में नहीं है, बड़े डिटेल में होगा। उसके बाद दूसरा शब्द है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। तो जहां पर पहले 1950 से 90 तक ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियों को सरकार ने होल्ड करके रखा हुआ था, अब इस नई पॉलिसी के तहत सरकार ने ज्यादा इंडस्ट्री प्राइवेट के हाथ में सौंपना शुरू करी। ज्यादा उद्योग जो है वो प्राइवेट को सौंपना शुरू करे, प्राइवेट को उद्योग बेचे गए, वो प्राइवेटाइजेशन था। और इस एलपी के कारण लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण के कारण क्या हुआ कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ पाई, और उसी को हमने क्या कहा, वैश्वीकरण कहा। वैश्वीकरण का सीधा सा अर्थ यही है, आपने अगर मेरे से कक्षा 10 में अर्थशास्त्र पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ी है, तो अर्थशास्त्र में मैंने आपको वैश्वीकरण वाले अध्याय में बताया था कि विश्व का एकीकरण होना, पूरा विश्व एक हो जाना, वह वैश्वीकरण है। अब पूरे विश्व का एक हो जाने का तात्पर्य क्या होता है? यहां पर इसका अर्थ यह है कि आज जो चीज ऑस्ट्रेलिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया में भी इस्तेमाल हो रही है। ये पूरा विश्व का एकीकरण है। आज भारत में जो वस्तु इस्तेमाल हो रही है वो रशिया में इस्तेमाल हो रही है, वो अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है। ये पूरा विश्व का एकीकरण है। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कह सकते यार वो तो अमेरिका के ही लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग भी कर सकते हैं, आज हमारे पास भी वो वस्तु, वो सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो ये वैश्वीकरण है। इन तीनों ही मुद्दों पर हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, एलपीजी पे चर्चा करेंगे। तो यहां 1950 से 90 तक सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, और 1990 के बाद 1991 में सरकार ने इन अर्थव्यवस्थाओं को खोल दिया, ओपन कर दिया। सरकार अब बाहर से लोगों को बुला रही कि आप आइए, यहां पे फैक्ट्री लगाइए, निवेश करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। हमारे देश के लोगों का जो व्यापार है वो बाहर बढ़ रहा है, बाहर से मंगवाया जा रहा है, यहां से बेचा जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, टोटली हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन हो चुकी है, और उसी ओपन इकोनॉमी के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो अध्याय 1 था, वो हमें ये बता रहा था कि 47 के समय भारत की क्या स्थिति थी। दूसरा अध्याय हमें ये बताता है कि आजादी के बाद से 4 दशक भारत सरकार क्या नीतियां अपनाती है, और उसके बाद जो बड़ा सुधार, बड़े बदलाव जो सरकार लेकर के आती है 1991 में, आर्थिक सुधार जिनको एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, वो सुधार क्या थे। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था की काया पलट करने वाले सुधारों में से एक माने जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम 1947 में आजाद होने के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, तो मैं हमेशा पढ़ाते समय बच्चों को कहता हूं कि 90 तक हम लोग मिश्रित होते हुए समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव था, और अब 1991 के बाद से अगर मैं कहूं तो सरकार मिश्रित है, आज भी मिश्रित ही है, पर अब जो झुकाव है वो थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ ज्यादा है। किसकी तरफ ज्यादा है? पूंजीवाद की तरफ जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी ही है हमारा मॉडल, जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर अब झुकाव किधर है? कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा है, पूंजीवाद की तरफ जाता है। तो आइए इसको एक एक करके विस्तार से समझते हैं और अपने वन शॉट को आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। अब सबसे पहला सवाल तो यहां पर यह उठता है कि क्यों हमें हमारे आर्थिक सुधार करने पड़े, क्यों हमें हमारी जो समाजवादी वाली नीतियां थी उससे पूंजीवादी नीति की तरफ जाना पड़ा। कुछ समस्या होती है तभी तो हम लोग सुधार करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, पर एक दिन अचानक क्या हुआ, सीने में दर्द हुआ, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, भागते भागते बोला भाई साहब थोड़ा अटैक का सा खतरा बन रहा है, तो क्या करो, अब थोड़ा डेली घुमा करो, 2 घंटे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक आप थोड़ा घूम करके आया करो। अब 3-4 किलोमीटर आप रेगुलर घूमना शुरू कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पर कोई संकट आया, कोई समस्या है, तब नहीं तो इतने दिन तो बढ़िया जीवन चल ही रहा था, सोते थे बढ़िया, रात को 12 बजे सोते थे, सुबह 8 बजे उठते थे,
काम धंधे पे जाते थे और करते थे, नहीं था। पर जब संकट महसूस हुआ तब लगा कि यार अब तो अपन को भागकर नहीं चाहिए, दौड़ लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी प्रकार से अगर हमारी अर्थव्यवस्था पे कुछ संकट आया होगा तभी तो हमने अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसको बदला होगा। अब संकट कैसा था वो समझिए। देखिए पहली बात इस चीज को देखिए कि कोई भी देश हो, कोई भी जो कंट्री होता है उसको बेटा व्यापार तो करना पड़ता है। आप मानो या ना मानो उसको व्यापार तो करना ही पड़ेगा। और व्यापार का मतलब क्या होता है? आयात और निर्यात। आयात और निर्यात करना व्यापार है कि हम बाहर से मंगवा ले और हम बाहर बेच दे, यह व्यापार है देशों के बीच में। अब हर देश को व्यापार करने की आवश्यकता क्यों है वो समझिए। इसका कारण यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो किसी देश के पास होते हैं, किसी देश के पास नहीं होते। आज मैं ये कहूं कि जो पेट्रोल है वो हमें मंगवाना ही पड़ेगा, सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से, इनसे लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर है, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो दूसरों के पास नहीं हो, तो हमें वहां देना पड़ेगा। तो हम क्या है, एक देश दूसरे देश पे कहीं ना कहीं व्यापार के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसको व्यापार करना ही पड़ता है। और अब अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत को उस समय, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर थी आजादी के समय। आपने देखा अध्याय 1 में कैसी स्थिति अंग्रेज करके गए। तो भारत को काफी कुछ चीजें आयात करनी पड़ी, काफी टेक्नोलॉजी भारत को मंगवानी पड़ी। अब जब आप आयात कर रहे हो, आप जब मंगवा रहे हो अपने देश में, तो क्या होता है कि जनरली जो पेमेंट हुआ करता था वो डॉलर में हुआ करता था बच्चों। जनरली पेमेंट किस में हुआ करता था? डॉलर में हुआ करता था। यह चीज भी आप कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ोगे बच्चों। समष्टि अर्थशास्त्र में एक आखिरी अध्याय है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। उस ब्रेटन वुड्स समझौते में सभी जो करेंसी है, उन सभी करेंसी की वैल्यू डॉलर के साथ फिक्स कर दी गई थी कि साहब $1 50 रुपए, $1 इतने, ये रशियन करेंसी इतनी, इंग्लैंड की करेंसी, इस प्रकार से कर दिया गया था। तो जनरली जो व्यापार होता था वो डॉलर में हुआ करता था। अब डॉलर में व्यापार होने का मतलब है कि आपके पास डॉलर होना चाहिए। जब मैं मंगवा रहा हूं, मतलब इंडिया बाहर से सामान मंगवा रहा है, तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट कब कर पाओगे डॉलर में? जब आपके पास डॉलर होगा। जब आपके पास ही डॉलर नहीं है तो फिर आप कैसे दूसरे को डॉलर दोगे? तो आपको डॉलर की आवश्यकता होगी। और डॉलर आएगा कब? जब आप किसी दूसरे को सामान बेचोगे तभी तो आपके पास डॉलर आएगा ना। जब आप किसी दूसरे को सामान बेचोगे तभी आपके पास डॉलर आएगा। पर इतना तो हम उत्पादन ही नहीं कर रहे कि हम निर्यात कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा फिर डॉलर कैसे आ सकता है सर? तो हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दें और एफडीआई बुलाएं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बुलाएं, बाहर की कंपनियों को कहें साहब आप यहां पर आइए और फैक्ट्री लगाइए। अब बाहर की कंपनी आएगी तो डॉलर लाएगी, वो हमें देगी, तो हमारे पास डॉलर हो जाएगा। और फिर जब जो सामान हम मंगवा रहे हैं उसके लिए हम डॉलर का पेमेंट कर देंगे। पर 1950 से 90 तक ये वाली सुविधा तो उपलब्ध थी नहीं। एफडीआई तो बंद कर रखा है क्योंकि इकोनॉमी को क्लोज कर रखा है, इकोनॉमी को बंद कर रखा है। तो मतलब हालात ये हो चुके थे कि जो हमने आयात कर रखा था, इंपोर्ट कर रखा था, उसका पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। और ये जो शुरुआत है, ऐसा नहीं कि 1990 में समस्या आई और 1991 में हमने बदलाव कर दिया, नहीं। कोई भी चीज हो धीरे धीरे परिवर्तित होती है बेटा, धीरे धीरे होती है। मैं अभी 8% एक बुक स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, हैबिट्स के ऊपर है वो किताब। उस किताब में एक बहुत अच्छी बात बता रहा है कि बच्चों कि अगर हम कोई अच्छी हैबिट अपनाएं और चाहे कोई बुरी हैबिट अपनाएं, कोई भी आदत अगर हम लोग अपनाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करती है। हम क्या सोचते हैं कि यार मैं 10 दिन भाग लिया और यार मैं तो शरीर में कोई चेंज ही नहीं दिख रहा, अपन छोड़ देते हैं। मैंने 20 दिन ये काम कर लिया, अपने सुधार ही नहीं दिख रहा, क्या करें? तो एक्चुअल में काम कैसे होता है? काम ऐसा होता है कि जब तक हम कुछ करते हैं, करते करते वो स्टेबल चल जाता है, पर जिस दिन वो सुधार करना शुरू हो जाता है, वो इस प्रकार से एक साथ ऊपर राइज करता है। तो इसलिए अगर कोई भी अच्छी आदत है उसको बनाए रखो, वो एक दिन जरूर आपको बड़ा फायदा देगी। और कोई भी बुरी आदत है, वो लगता है कि अरे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, एक साथ वो क्या आपको नीचे गिराती है। जब जाना डाउन जाना शुरू होता है तो एक साथ नीचे लेकर के जाती है। तो हैबिट्स ऐसे काम करती है। इसी प्रकार से यहां पर देख लो कि ऐसा नहीं कि एक साथ हमारे पास पूरी विदेशी मुद्रा खत्म हो गई या और कुछ हो गया, नहीं। धीरे धीरे 1980 के दशक की, 1980 के शुरुआती दौर से फिर क्या होना शुरू हुआ कि हमारे सामने संकट आने शुरू हुए। और 1990 तक आते आते इतना संकट हो चुका था बेटा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा बच गई थी। नहीं, अगर वो हम लोग ये नीतियां नहीं लेकर करके आते तो हम बड़ी संकट में, बड़ी समस्या में फंस सकते थे। तो वर्ष 1991 में विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। अब भारत सरकार को विदेशी ऋण लेने पड़ रहे हैं इनको चुकाने के लिए भी, और सरकार गोल्ड में भी पेमेंट करेगी।
सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, तो जो विदेशी ऋण सरकार ने लिए हैं उसके भुगतान करने की स्थिति में नहीं है सरकार। कैसे भुगतान करे, पेमेंट करे तो करे कैसे सरकार, क्योंकि सरकार के पास डॉलर है नहीं, सरकार के पास वो करेंसी नहीं है जिसमें कि भुगतान करना है। भाई आज आपकी जेब में आप एक तो नकली वाले नोट आते हैं और एक जो असली वाले नोट हैं वो है, तो आज आप किसी को पेमेंट करना हो तो असली वाले ही चलेंगे ना, नकली वाले तो नहीं चला सकते। तो अब वहां की करेंसी जो देनी है तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर पेमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे। तो सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने में स्थिति नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो हमें आयात नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि पेट्रोलियम, वैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सरकार ने आयात को रिप्लेस करने के लिए एक नीति अपनाई थी, आयात प्रतिस्थापन, कि जो चीज हम लोग आयात कर रहे हैं अगर वो चीज हमारे देश में ही बन सकती है, हम उसको बना सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको बनाएं। तो इसलिए क्या करा गया, आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति सरकार ने यहां पर अपनाई। तो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि पेट्रोलियम जैसी वस्तुएं, इनको आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व सिर्फ 15 दिनों के लिए आवश्यक बचा और आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं था। तो 15 दिनों तक का भी हमारे पास पेमेंट करने जितना पेमेंट अब नहीं था भारत के पास। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। अब जब हुआ क्या कि देश में उतना प्रोडक्शन है नहीं, सामान हम लोग आयात कर नहीं रहे, और जब सामान आयात नहीं कर रहे तो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और डिमांड ज्यादा है। और जब भी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तब क्या होता है बच्चों, प्राइस बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो बढ़ता है। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई, और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई तो और भी स्थिति जो है वो खराब हो गई। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नई नीतियों को अपनाया। इसी नई नीतियों को हम आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में जानते हैं, हम आर्थिक सुधार नीतियों के रूप में जानते हैं। और इसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं बच्चों, हम इसी को जानते हैं एलपीजी के रूप में। किस रूप में जानते हैं, एलपीजी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों को संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। तो हमारी जो पूरी विकास रणनीति अभी तक चल रही थी उससे बिल्कुल उलट फेर यहां पे करा गया, बड़े बदलाव यहां पे करे गए, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण ही कायापलट कर दिया। अब जानते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है वो देखो। अगर कोई भी घटना घट रही है तो ऐसा तो है नहीं कि सडनली होगी, कुछ धीरे धीरे परिवर्तन होना होगा। तो ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि हम लोगों को आर्थिक सुधार करने पड़े, कहां से उसकी शुरुआत होना शुरू हुई, वो अपन लोगों को देखना है, वो पृष्ठभूमि में पढ़ना है। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती। देखिए अब सरकार के पास धीरे धीरे 1980 के दौर से क्या हुआ कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी कमी आना, वित्तीय संकट की कमी सरकार को सामना करनी पड़ी। तो सामान्य प्रशासन चलाने के लिए, तो रेगुलर जो अपने काम काज है सरकार को वो करने के लिए, अपनी विभिन्न नीतियां, अब सरकार ने जो अपनी अलग अलग नीतियां चला रखी उनके क्रियान्वयन के लिए, मतलब उनको चलाने के लिए विभिन्न नीतियां, जैसे जो सामाजिक नीतियां नहीं होती कि किसी को छात्रवृत्ति देनी है, किसान को सब्सिडी देनी है, सहायता देनी है, तो जो अलग प्रकार की सरकार ने नीतियां चला रखी है उनके लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यमों आदि के माध्यम से फंड जुटाती थी। तो अब सरकार के पास जो मेन सोर्स है सरकार की इनकम का वो क्या है, कर है बेटा, टैक्स है। ठीक है, सरकार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, टैक्स है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जैसे कि इनकम पे लगता है और अप्रत्यक्ष कर हर वस्तु और सेवाओं पे लगता है। ये भी आगे भी अपन लोग चर्चा करेंगे। और सार्वजनिक उद्यम मतलब जितने भी सरकार के जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वहां से जो पैसा मिलता था वो, तो सरकार या तो टैक्स से कमा रही है या सार्वजनिक उद्यमों से सरकार पैसा कमा रही है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती थी। अब जब खर्चा क्या हो, आय से अधिक हो जाता था। देखो अब जब खर्चा आय से अधिक हो जाता था, इनकम 100 रुपए की थी और खर्चा जो है वो 120 रुपए का हो गया, मतलब 20 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो 20 रुपए तो कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे। तो सरकार बैंकों से लिया करती थी, जन सामान्य से लेती थी, या अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में कौन आ जाएगा बच्चों, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके अलावा विश्व बैंक बेटा, वर्ल्ड बैंक जिसको कहा जाता है, इनसे पैसा लिया जा सकता है। किसी दूसरे देश का जो फॉरेन बैंक है, किसी दूसरे देश का जो बैंक है उससे भी पैसा सरकार ले सकती है।
इसके अलावा किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट से भी सरकार पैसा ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में चाहे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चर्चा कर लीजिए, चाहे आप लोग विश्व बैंक की चर्चा कर लीजिए, कोई विदेशी बैंक की चर्चा कर लीजिए, या कोई विदेशी सरकार है उससे भी सरकार को पैसा लेना पड़ता था, उधार लेने को सरकार बाध्य हो जाती थी। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कि सरकार का जब खर्चा अधिक होता है और इनकम कम होती है, तो ये पूरा आप कक्षा 12 में पढ़ोगे समष्टि अर्थशास्त्र में। सरकारी बजट का पूरा एक चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, उसमें आप पूरा अच्छे से कवर करोगे सरकार कहां कहां से उधार लेती है, क्यों लेती है, कैसे लेती है, सब। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के प्रबंध कर लेती है। तो इस प्रकार जो घाटे का वित्तीय वर्ष है, जो घाटा हुआ था उसका जो वित्तीय वर्ष था 1991 में, भारत को विदेशी ऋणों का प्रबंध कर लेती है। तो विदेशी ऋण कहीं ना कहीं भारत सरकार ले लेती है। राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। अब देखिए, राजस्व का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू, मतलब जो सरकार की टोटल इनकम है। अब सरकार के पास इनकम कहां से आती है? या तो टैक्स से सरकार कमा लेगी, और टैक्स के अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं उनको नॉन टैक्स कहा जाता है बेटा, घेर कर। उसमें चाहे सरकार का कोई इंडस्ट्री चल रही हो, वहां से प्रॉफिट कमा रही हो, सरकार कोई आप पर फीस लगा रही हो, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं चालान कट रहा है वो उसमें आ जाएगा, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार टैक्स के और नॉन टैक्स, कर और घेर कर के द्वारा सरकार इनकम करती है। तो वो सारी क्या कहलाती है? राजस्व कहलाती है। राजस्व कम होने पर, जब राजस्व कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो बेरोजगारी तो चली रही थी, बेरोजगारी भी थी, गरीबी थी, और उस समय जनसंख्या भी बहुत बढ़ी। तो इन सब के कारण सरकार को क्या है कि अपने पास कम इनकम होने के बावजूद भी सरकार को क्या करना पड़ा था? ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था। अब ज्यादा पैसा सरकार अगर खर्च कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ज्यादा पैसा खर्च करें तो सरकार को ज्यादा उधार लेना पड़ेगा। तो 1991 तक आते आते ये स्थिति हमारी हो चुकी थी कि सरकार के पास विदेशी ऋण चुकाने के लिए पैसा नहीं, सरकार के पास भयंकर बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था, तो यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। अब सरकार जो खर्चा कर रही थी, प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस पे सरकार खर्चा कर रही थी, और सामाजिक क्षेत्रों पे, और सामाजिक क्षेत्र सोशल जो सेक्टर है उन पे, मतलब सामाजिक भले के लिए, क्योंकि सरकार के नाम से ही हमारे दिमाग में आ जाता है जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। निजी क्षेत्र तो क्या होता है? लाभ कमाने के लिए काम करता है, पर सरकार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। लोगों को छात्रवृत्ति भी देती है, सरकारी स्कूलों की नाम मात्र फीस होती है, हॉस्पिटलों में बहुत कम चार्जेस पे ट्रीटमेंट हो जाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रों पे इन पर सरकार अपने जो संसाधन है वो खर्च कर रही थी, और ये जो संसाधन सरकार ने खर्च करे उनसे कोई बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद सरकार को बिल्कुल भी नहीं थी कि साहब नहीं, हमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां से मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद सरकार को बिल्कुल भी नहीं थी। कई बार तो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। अब देखिए, कई बार तो क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से हमने पैसा उधार लिया है, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से पैसा उधार लेना मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने विश्व बैंक से पैसा उधार लिया, विश्व बैंक से पैसा उधार लिया। अब विश्व बैंक से पैसा उधार लिया तो जनरली, पहले एक बार आप विश्व बैंक को साइड में रखिए, मैं आपको सीधा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने कहीं से 5 लाख रुपए उधार लिए। अब इस 5 लाख रुपए के दो काम हो सकते हैं बेटा, या तो इस 5 लाख से आप कोई खुद का रोजगार, खुद का कोई धंधा शुरू कर लो। अगर इस 5 लाख आपने अपने रोजगार में, अपने धंधे में, अपनी स्किल को सुधारने में खर्च कर दिया, तो मान करके चलिए ये 5 लाख आपको 50 लाख कमा करके देंगे। आपको बिल्कुल जो है इंक्लूड जो है उसको करना होगा, ठीक है। तो रोजगार में जब आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आप अपनी स्किल को बढ़ा लोगे, आपको बेनिफिट होगा। अब ये 5 के 50 लाख आपके कर देंगे। पर दूसरी तरफ अगर आप देखो, इन्हीं 5 लाख को मान लीजिए मैं कोई घर के कामकाज में खर्च कर देता हूं। घर के कामकाज में खर्च होने का मतलब क्या है कि हाँ चलो भैया, मकान में कोई टूट फूट हो रही थी उसमें खर्चा कर दिया, कपड़े खरीद लिए, खाने पीने के एक्स्ट्रा सामान ले लिए, ऐसे खर्च कर दिया। तो ये क्या फायदा हुआ भैया? इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मतलब ये तो आप पर एक प्रकार से कर्जा ही बन गया। पर यहां पर अगर आप यहां खर्च करते, अपनी स्किल को बढ़ाने में खर्च करते, तो हो सकता है 5 लाख के 50 लाख होते और आप भविष्य में एक अच्छी स्थिति पर आप लोग पहुंच जाते। पर हमने कहां खर्च करे? यहां पर खर्च करे, तो यह दुख का कारण है। ऐसा ही यहां पर हुआ कि भारत सरकार ने जो पैसे उधार लिए हैं वो खर्च किस पर होने चाहिए थे?
वो निवेश पे खर्च होने चाहिए थे। ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्रियां खुलती, ज्यादा ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न होते, पर जनरली ये जो पैसा खर्च हो गया वो सामाजिक जो कल्याण है उसमें खर्चा हो गया, जो आवश्यकताएं पूरी करनी है उन आवश्यकताओं को पूरा करने में हो गया। मतलब कहीं से भी ऐसी जगह पैसा खर्च नहीं हो पाया सरकार से जो कि वापस सरकार को पैसे से पैसा बना करके दे। ओके, इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों का न तो नियंत्रण करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। तो ये जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं ये अनावश्यक ही खर्चे थे। भाई आप निवेश नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह पैसा खर्च सरकार नहीं कर रही जिससे कि सरकार को वापस इनकम जनरेट हो। सरकार तो सामाजिक कल्याण पे पैसा खर्च कर रही है। तो ये जो अनावश्यक जो खर्चे हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई प्रयास किया गया, और लगातार जो आयात बढ़ रहा था उसके लिए वित्त जुटाने की भी दृष्टि से कोई निर्यात संवर्धन मतलब निर्यात को बढ़ाने के भी कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब ना तो इन अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास किया गया है और ना निर्यात संवर्धन पर ध्यान दिया गया है कि साहब निर्यात संवर्धन का मतलब क्या है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, हम ज्यादा से इतना सामान हम लोग बनाएं कि जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर सामान बेचें और हम लोग पैसा कमाएं तो हमारी स्थिति जो है वो बेहतर हो जाए। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। अब सीधी सी बात है, जब आपके पास सप्लाई तो हो गई कम और डिमांड है आपकी ज्यादा, तो यहां पर सीधा है कि प्राइस बढ़ेगी, और कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो स्थिति खराब ही होती है। विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अब विदेशी मुद्रा के जो सुरक्षित भंडार है इतने क्षीण होने का मतलब क्या है, इतने कम हो गए बेटा कि 2 सप्ताह की जो आयात आवश्यकता उसको भी पूरा नहीं कर पाए। मतलब 15 दिन जितना भी हम सामान आयात कर पाए इतना ही रिजर्व था हमारे पास कि साहब इतना मंगवा लो बस, उससे 15 दिन का काम चल जाएगा, बाकी फिर अपन को नहीं पता। ये स्थिति हो गई थी। इसलिए सरकार को उस समय अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा, एफडीआई को बुलाना पड़ा और फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा स्टोर सरकार को करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय उधारदाता, अब जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय आपने उधार लिया, चाहे विश्व बैंक से लिया हो चाहे किसी से भी लिया हो, तो उन उधारदाताओं से लिया तो उसका ब्याज भी आपको चुकाना है। ठीक है, मूल रकम तो देनी है पर उसके साथ साथ ब्याज भी देना है। वो ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। मतलब सरकार के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी कि कम से कम वो ब्याज भी चुका दे। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। तो कोई भी जो है देश या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी उस समय, आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ थोड़ी सी हमारी अर्थव्यवस्था भी क्लोज थी, बंद हमारी अर्थव्यवस्था थी। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। अब देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक है जिसको हम आम भाषा में विश्व बैंक कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का दरवाजा खटखटाया। क्यों खटखटाया कि साहब हमें उधार दीजिए, हमें लोन दीजिए। अब ये जो उधार लेंगे ये किस पे खर्चा करेंगे, निवेश पे खर्चा करेंगे। अब ये सामान्य कामकाजों पे नहीं, अब हमें पैसा चाहिए निवेश पे। तो करीबन $7 मिलियन के अराउंड, $7 मिलियन, 7 मिलियन या 7 बिलियन है बेटा, $7 मिलियन रुपए तक का यहाँ पे कर्जा यहाँ से लिया गया। परंतु अब ये जो 2 संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों ही संस्थाएं क्या हैं, पूरा जो पूंजीवादी देश है उनके हिसाब से चलती है। पूरा इनका पूंजीवादी माइंडसेट है। तो अब इन्होंने क्या करा कि भारत को कर्जा देने से पहले कुछ शर्तें भारत सरकार के सामने रखी कि साहब इन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा, ये काम आपको भारत में करने पड़ेंगे, तब हम आपको कर्जा देंगे, नहीं तो नहीं। अब भारत पे जो कुछ शर्तें लगाई गई, वो शर्तें कौन कौन सी थी आइए देखते हैं। सरकार उदारीकरण करेगा। सबसे पहली शर्त यही बोली गई कि सरकार उदारीकरण करेगा। उदारीकरण का मतलब यह था कि जितने भी सरकार ने अभी तक व्यापार अवरोधक लगा रखे हैं कि साहब हम बाहर से सामान नहीं आने देंगे, इतना ही सामान बाहर से आएगा, हमारे देश में कोई दूसरे देश की कंपनी है वो आकर के फैक्ट्री नहीं लगा सकती, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जिस भी प्रकार के प्रतिबंध रोक टोक सरकार ने लगा रखे हैं उनको सबको हटाना होगा। और उसी हटाने की प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो सबसे पहला जो शर्त लगाई गई वो ये थी कि सरकार उदारीकरण करेगा, लिबरलाइजेशन करेगा। मतलब सरकार क्या कर देगी, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देगी जो कि अभी तक बंद थी बच्चों।
निजी क्षेत्र पे लगे प्रतिबंधों को हटाएगी। और भारत में जो निजी क्षेत्र पे, प्राइवेट सेक्टर में जो इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं कि नहीं साहब ये सामान जो है लघु उद्योग वाले बनाएंगे, ये ज्यादातर जो है सरकार के अंडर में रहेंगे, सरकार इसको ज्यादा कंट्रोल करेगी। तो निजी क्षेत्र पे जितने भी प्रतिबंध, जितने भी रोक टोक लगे हुए हैं उनको हटाएगी। मतलब उदारीकरण हो गया, निजीकरण, उदारीकरण करे सरकार, निजीकरण करे सरकार, और उसके आगे अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम हो और सरकार अपना हस्तक्षेप कम से कम रखे। मतलब सरकार करे हस्तक्षेप समय समय पे, जब भी सरकार को जरूरत लगे सरकार हस्तक्षेप करे, परंतु वो अब भी जितना कर रही है वो बिल्कुल कम कर दे। अब भी मतलब 1950 से 90 के बीच में तो सरकार ये कह रही है कि उद्योग 3 प्रकार के होंगे। पहला उद्योग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही लगा सकती है, दूसरे उद्योग ऐसे जो कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं, पर उद्योग तो सरकार ही लगाएगी, प्राइवेट वाले को परमिशन नहीं है। तीसरा ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले ही लगाएंगे, पर उसमें भी लाइसेंस जो है वो सरकार से लेना पड़ेगा। मतलब पूरा ओवरऑल जो कंट्रोल था वो किसका था? सरकार का था। पूरा कंट्रोल सरकार के पास है। तो जो इतना इंटरफेयर, जो इतना हस्तक्षेप सरकार का था वो कम करने की बात यहां पर हुई है। तो सरकार उदारीकरण करे, सरकार निजी क्षेत्र में से प्रतिबंधों को हटाए और अनेक क्षेत्रों में जो सरकारी हस्तक्षेप है उसको कम करे। विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए। और जो विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध है कि साहब विदेश की जो देश की कंपनियां हैं वो उनका आना है या हम कहीं से कुछ खरीद रहे हैं वो है, उन पे लगे प्रतिबंध भी हटाए। मतलब सीधा साधा व्यापार जो अवरोधक है उनको हटाने की बात सरकार यहाँ पे करी है। व्यापार अवरोधकों में 2 चीजें होती है बेटा, एक आयात प्रशुल्क होता है और एक कोटा होता है। आयात प्रशुल्क का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको टैरिफ कहा जाता है, जब भी बाहर से कोई सामान आता है तो देश की सरकार उस पर कुछ टैक्स लगाती है। अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है इसका मतलब है कि वो महंगा हो जाएगा और लोग खरीदेंगे नहीं, सामान वापस लौट जाएगा। और कम लगाती है तो इसका मतलब यह है कि सरकार कम लगा रही है, सस्ता है तो लोग खरीद लेंगे। तो यहां पर कहा गया कि आयात प्रशुल्क या तो बिल्कुल ही हटा दिया जाए या बहुत कम लगाया जाए। कोटे का यह था कि लिमिट होगी, इतना ही सामान हम खरीदेंगे, तो कोटे को हटाने की बात यहां पे करी गई है। तो ये जो विदेशी व्यापार है इस पे आयात प्रशुल्क और कोटा जो भारत सरकार लगा रही है उसको हटाने की चर्चा यहां पे करी गई है। ये शर्तें रखेंगे, ये देखिए, सरकार उदारीकरण करे, निजीकरण करे, हस्तक्षेप कम करे और विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए। नोट, भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा करी। तो फाइनली भारत ने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की इन शर्तों को मान लिया कि चलो भैया हम उदारीकरण भी करेंगे, निजीकरण भी करेंगे, सरकार हस्तक्षेप अपना कम से कम कर देगी और विदेशी व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगे हैं सरकार उनको हटा देगी। इन शर्तों को भारत सरकार ने मान लिया और फाइनली भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति जो है, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसकी घोषणा कर दी। कौन सी पॉलिसी है बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इसको शॉर्ट में NEP भी कहा जाता है। आर्थिक सुधार नीतियां, नई आर्थिक सुधार नीतियां ये थी जो सरकार ने ऐलान कर दिया 1991 में, और इन्हीं को हम लोग क्या है LPG के नाम से जानेंगे। ये जो है ये L को दर्शा रहा है कि सरकार उदारीकरण करेगा, ये P प्राइवेटाइजेशन को दर्शा रहा है, और इन दोनों के कारण ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, तो इसलिए LPG नीतियां कही जाती है। अब उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था वो देखिए। अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना। देखो अब 1950 से 90 तक भारत सरकार ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, क्लोज रखा, उसका मुख्य कारण यह बताया कि अगर बाहर से कंपनियां आएंगी, अगर बाहर से भारत में सामान आएगा, तो जो यहाँ के जो बनाने वाले उद्योगपति हैं या जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं जो सामान बना रहे हैं, वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हम कंपटीशन से बचाना चाहते हैं उनको। पर जब 1990 के बाद सरकार ये नीतियां लेकर के आती है तो सरकार ये चाहती है कि भैया कंपटीशन बढ़े, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि भारत की कंपनी विदेश वाली कंपनी को देखेगी, यार वो सामान ऐसा बना रही तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी बनाएं, और दूसरे को देख कर करके खुद का जो है इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेगी और खुद की में सुधार करेगी। तो अच्छा कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है वो बनेगा और उससे हमारी भी काफी कंपनियां बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी जो दूसरे देशों में जाकर करके अपनी कंपनियां लगा पाएंगी। तो अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण मतलब कॉम्पिटिटिव वाला जो व्यावसायिक वातावरण है उसकी रचना करना, स्पर्धा को बढ़ाना। फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी संवृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना। तो अब जो फर्मों का जो व्यापार है उसमें प्रवेश करने और उनकी संवृद्धि मतलब फर्मों की ग्रोथ हो, उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना। अब देखो 1950 से 90 तक कितनी बाधा एक कंपनी को देखनी पड़ रही है।
उसको सरकार के पास से लाइसेंस लेना पड़ रहा है, ये सामान बनाए या नहीं बनाए, इस सामान को कितना बनाना है कितना नहीं, सारी जो काम थे वो सरकार से पूछ पूछ करके करने पड़ते हैं। तो ये परेशानियां ही थी, ये बाधा ही थी। तो अब उन बाधाओं को हटाने का काम सरकार करी। तो एक तो कंपटीशन को बढ़ाने का काम करी। कंपटीशन क्यों बढ़ा रही है सरकार? आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज आप क्लास में, आपके 10 में से 10 भी आए तो आप टॉपर, और 10 में से 10 में से 1 भी आए तो भी आप टॉपर, क्योंकि आप अकेले ही हो। पर कल को अब आज आपकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं, किसी के 10 में से 9 आए, किसी के 10 में से 8 आए, आपके 10 में से 8.5 आए। आपने देखा इतने बच्चे मेरे से ऊपर है और इतने मेरे से नीचे, अपन को इन ऊपर वालों को और डिफीट करना है और मेहनत करनी। तो कंपटीशन से ही तो हम लोग पता लगा पाएंगे ना कि भाई हमारी क्या स्थिति है। तो सरकार कंपटीशन बढ़ाना चाहती थी और इन कंपनियों के वर्दी में, इनकी ग्रोथ में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करने का काम सरकार करना चाहती है। नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया गया। तो अब जो नीति लेकर के आई सरकार, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थायित्वकारी उपाय और दूसरे हैं बच्चों संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। स्थायित्वकारी जो उपाय है कैसे है? अल्पकालिक है, मतलब कम समय वाले हैं। और भुगतान संतुलन को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कक्षा 12 में पूरा अध्याय है बेटा। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, जो भी एक देश आयात और निर्यात करता है उसका पूरा लेखा जोखा है कि हमने कितना खरीदा है, कितना बाहर बेचा है, ये पूरी जानकारी इसमें होती है। ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कुछ त्रुटियां आई है, कुछ कमियां आई है, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए 2 हो सकता है। या तो क्या होगा कि साहब आप लोगों ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम करा है, तो आप नुकसान में चल रहे हो। अब नुकसान में चल रहे हो तो उसकी कैसे न कैसे तो भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, तो वह त्रुटियों को दूर करना। मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, मतलब जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने का काम। तो स्थायित्वकारी उपायों के तहत पहला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने आयात बहुत ज्यादा कर रखा है और निर्यात बहुत कम कर रखा है, तो उसमें सुधार करना, उसको ठीक करना। और दूसरा जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना। फिर उसके बाद पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। तो पर्याप्त जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बनाए रखने की बात हुई कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार हो, जिससे कि हम लोग किसी चीज को खरीद सके और हम स्टेबिलिटी में रहें। और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता है, और जो कीमतें लगातार बढ़ रही है उस पर कंट्रोल लगाना, मतलब महंगाई पे कंट्रोल लगाना है। तो हम यहाँ पे सीधी सी 3 बातें निकाल सकते हैं। पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना, भुगतान संतुलन को। दूसरा महंगाई पे कंट्रोल लगाना। और तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना। ये स्थायित्वकारी उपायों में आ जाते हैं। संरचनात्मक सुधार के उपाय दीर्घकालिक उपाय, मतलब ये लंबे समय तक चलने वाले उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना। तो अर्थव्यवस्था की जो कुशलता है, एक्सपर्टनेस है, उसको सुधारना, उसको बेहतरीन बनाना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना। और दूसरा क्या है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, इन अलग अलग क्षेत्रों में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक उसकी कॉम्पिटिटिव जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना, स्पर्धा वाली जो क्षमता है भारत में उसको बढ़ाना, उसको बेहतर बनाना, जिससे कि भारत ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बना सके और पूरी दुनिया को निर्यात कर सके, एक्सपोर्ट भारत कर सके। तो ये जो नीतियां हैं उनको 2 उपसमूहों में बांटा गया, स्थायित्वकारी और संरचनात्मक। चलिए, तो ये बेसिक जो अभी तक का था वो अपन लोगों ने देख लिया। अब अपन आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो है उदारीकरण। क्योंकि पॉलिसी को जो बोला गया है वो एलपीजी बोला जा रहा है। एलपीजी में सबसे पहले जो है एल है, और एल का मतलब इंग्लिश में लिबरलाइजेशन है और हिंदी में उदारीकरण है। तो इसी उदारीकरण की शुरुआत अपन लोग करते हैं, जानते हैं कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। तो उदारीकरण का सीधा सा अर्थ है सरकार ने अभी तक जो अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध लगा रखे हैं, मतलब अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, जिनकी जरूरत नहीं थी, ऐसे प्रतिबंधों को, ऐसे नियंत्रणों को हटा देना। चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे आयात पर शुल्क हो, जिनकी जरूरत नहीं थी उनको हटा देना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो लाइसेंस सिस्टम था सरकार उसको हटा रही है, कोटा को सरकार हटा रही है, तो ये सब क्या है? ये उदारीकरण है। मतलब सारे प्रतिबंध, सारी जो रोक टोक है उनको हटा देना ही उदारीकरण है, वही लिबरलाइजेशन है। आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही संवृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। देखिए,
अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि 1950 से 90 के दौर में आर्थिक गतिविधियों के नियमन, मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये जो गतिविधियां हो रही हैं, इनको नियमन करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए थे, जिससे कि क्या हो, समानता आ सके। आपने देखा था पंचवर्षीय योजनाओं के हमारे 4 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये था समानता आ सके, महंगाई कंट्रोल हो सके, ये सब। तो जहां पर ये जो कंट्रोल करने, रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, कहीं ना कहीं वही कानून क्या हो गया, हमारी ग्रोथ में और हमारे देश के विकास की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गए, सबसे बड़ी समस्या बन गए। जहां पर सरकार ने कानून लाइसेंस सिस्टम जो चलाया था कि साहब इससे क्या हो, समानता स्थापित हो, हर व्यक्ति अपनी फैक्ट्री खोल सके, बैकवर्ड इलाकों में खोल सके, समानता आ सके, तो कहीं ना कहीं उसी लाइसेंस सिस्टम से काफी लोग हतोत्साहित हो जाते थे और वो फैक्ट्री खोलने का विचार ही छोड़ देते। तो जो कानून सरकार ने कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए बनाए थे, वही कानून हमारी ग्रोथ में एक रोक टोक का काम करते हैं, एक बड़ी बाधा के रूप में काम करते हैं। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। तो उदारीकरण, ये जो भी प्रतिबंध थे, जो भी किसी भी प्रकार की जो रोक टोक थी, किसी भी प्रकार की समस्या थी, इनको दूर करना और उनसे हमारी अर्थव्यवस्था को मुक्त करने का नाम ही उदारीकरण है। मतलब जो भी समस्या थी, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान जो दिया जा रहा है वो क्या है, उदारीकरण है। कि सारी जो रोक टोक अभी तक ग्रोथ में आ रही थी, उन सारी ग्रोथ की रोक टोक को दूर कर देना, उन प्रतिबंधों को हटा देना ही उदारीकरण है। ये क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेशक क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा उसके बाद से विशेष ध्यान दिया गया है। तो अब सरकार क्या करेगी, उदारीकरण के तहत औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव करेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वित्तीय क्षेत्र फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार करेगी, कर में सुधार करेगी, टैक्स सिस्टम में सुधार करेगी, विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है कि भैया $1 70 रुपए, $1 60 रुपए। तो हमारी जो करेंसी है, या जैसे मैं लिखूं यहां पर €1 40 रुपए, तो जो हमारी जो करेंसी है वो किसी दूसरी करेंसी के साथ कैसे एक्सचेंज होगी, किस प्रकार से आदान प्रदान होगा, वो कहलाता है विदेशी विनिमय बाजार। और निवेश क्षेत्र की, निवेश का जो क्षेत्र है उसमें, इन सब में सरकार ने बड़ा विशेष ध्यान दिया है और इन क्षेत्रों में सरकार ने बड़े बदलाव करे। उदारीकरण यहां पर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। देखिए विनियमीकरण, देखो एक तो होता है बेटा विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी चीज। वस्तु विनिमय प्रणाली आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तो वो होता है एक्सचेंज। और जब ये होता है विनियमीकरण, तो नियम आ रहा है ना, नियम आ रहे हैं, नियम का मतलब हो जाता है रूल्स। तो ये रेगुलेशन वाली बात है कि सरकार रेगुलेट कर रही है, रेगुलेशन है, रेगुलेट है, कंट्रोल है, ये ऐसा करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये मत करना, ये कर लो, वो मत करो। तो अब औद्योगिक क्षेत्र का जो विनियमीकरण है उसकी चर्चा करते हैं। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। तो ये 1950 से 1990 तक क्या था, औद्योगिक क्षेत्र का नियमीकरण था। मतलब रेगुलेशन कर रखा था सरकार ने कि साहब ये करोगे, ये नहीं करोगे, सब कुछ सरकार के अंडर में होगा। तो अब किस प्रकार से था, देखो सबसे पहले तो किसी भी अगर को अपना उद्योग खोलना है तो उसको लाइसेंस चाहिए, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। चाहे आप कोई सा भी इंडस्ट्री लगा रहे हो, आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। और उसके बाद आपको फर्म को स्थापित करने, फर्म को बंद करने के लिए लाइसेंस चाहिए। उसमें कितनी मात्रा में उत्पादन होगा यह भी सरकार तय करेगी, आप तय नहीं करोगे। सरकार तय करेगी कि यह कंपनी इतनी ही बनाएगी, इससे ज्यादा यह कंपनी नहीं बनाएगी। तो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी किसी ना किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी उसमें हुआ करती थी। यह 1950 से 90 की स्थिति है, आप पढ़ चुके हैं अध्याय 2 में। दूसरा, अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। तो काफी जगह पे तो ऐसा था कि प्राइवेट वाला अपना फैक्ट्री खोल ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है, सरकार का एकाधिकार है। सरकार बोले नहीं साहब हम ही खोलेंगे, बाकी कोई दूसरा तो खोल ही नहीं सकता। प्राइवेट तो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता।
तीसरी बात, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। और कुछ वस्तुओं का उत्पादन तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता था? लघु उद्योग वाले ही कर सकते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही कर सकते थे। अब लघु उद्योग कौन होते हैं, आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हो। और लघु उद्योगों के लिए कुछ सामानों को क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था कि साहब इनको तो बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योग ही करेंगे। इसके अलावा सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण कि साहब इसकी कीमत इतनी रहेगी, किस किस को वितरण करना, इन सब के नियंत्रणों का भी पालन करना पड़ता था। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर पे अनेकों प्रकार की रोक टोक थी, ये करना है, ये नहीं करना, ये सिर्फ लघु उद्योग वाले करेंगे, ये तुम नहीं कर सकते, ये काम सरकार करेगी, ये तुम मत करना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सरकार ने उद्योगों को 3 श्रेणी में, 3 कैटेगरी में बांटा। पहले ऐसे उद्योग जिन पर पूरा कंट्रोल सरकार का है, दूसरे ऐसे उद्योग जहां पे प्राइवेट काम कर सकता है परंतु उद्योग सरकार ही लगाएगी, मतलब सरकार तय करेगी क्या उत्पादन होगा क्या नहीं। तीसरा, चलो यहाँ प्राइवेट वाला पूरा अपना खुद का लगा सकता है परंतु उसके लिए लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस इतनी आसानी से मिलना नहीं था। ठीक है, सरकारी अधिकारियों के पास चक्कर लगाने थे। एल्कोहल मतलब शराब। ठीक है, एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन और औषधि, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 1950 से 90 तक क्या स्थिति वो देख लिया। अब 1991 से देखो, 1991 से क्या स्थिति थी। अब सरकार ने 6 कैटेगरियां रखी जहां पे लाइसेंस की जरूरत है। मतलब इन 6 चीजों का आप उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है। एल्कोहल सिगरेट का, दारू का सिगरेट का, या कोई जोखिम भरे रसायन है, कोई केमिकल है, कोई औद्योगिक विस्फोटक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और कोई औषधि मतलब मेडिकल के रिगार्डिंग आप कोई दवाइयां बना रहे हो, इन सब में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नहीं तो आप बाकी चाहे और कुछ भी काम, आपको कपड़े का उद्योग लगाना लगाओ, आप पूछने की जरूरत नहीं। इसमें डिफेंस की भी परमिशन लेनी, डिफेंस के भी जो सामान होते हैं उसकी भी परमिशन लेनी। तो काफी चीजों में सरकार ने ये करा कि इन चीजों में हमसे परमिशन ले लो, बाकी अब तुम करो। स्टील की फैक्ट्री लगानी लगाओ, कोई रोक टोक नहीं। मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगानी लगाओ, पूछो मत, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। पर इन 6 का विशेष ध्यान रखना, अगर ये आप शुरू कर रहे हो तो इसकी तो परमिशन आपको सरकार से लेनी पड़ेगी। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में केवल कुछ मुख्य गतिविधियां परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। अब सरकार के पास क्या बचा? तो सरकार ने अपने पास परमाणु ऊर्जा उत्पादन रखा, ठीक है, और रेल सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के पास था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर सरकार के पास था। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं, जहां पहले सरकार सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी, अब सरकार ने अपने पास बहुत कम कर दिया। और जहां पहले प्राइवेट पे बहुत ज्यादा बाउंडेशन रोक टोक सरकार ने लगा रखी थी, अब उन बाउंडेशन को, रोक टोक को कम कर दिया। अब आप जिसका उत्पादन करना है करो, कितना उत्पादन करना है आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कुछ जगह है जहां पे खतरे वाली जगह है, वहां पर आपको लाइसेंस लो तभी उत्पादन करना, नहीं तो मत करना, और बाकी कहीं पे भी करो। और सरकार ने काफी कुछ चीजें छोड़ दी, बोले अब तुम आसानी से करो, हमारे पास कुछ है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन, ये हमारे पास है, बाकी सबके लिए छूट है। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई। तो पहले जो लघु उद्योगों में कुछ वस्तुएं आरक्षित थी, अब उनको अनारक्षित कर दिया कि नहीं साहब, सब अब ओपन है, चाहे इसको लघु उद्योग वाला बनाए और चाहे बड़े कंपनी वाला बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको लघु उद्योग वाला ही बनाएगा, कोई भी बना सकता है। अनेक उद्योगों में बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। अब जो अनेक उद्योग है उनको जो कीमतें हैं अब बाजार के हिसाब से तय होंगी। बाजार के हिसाब से कीमतें तय होने की अनुमति मिलने का मतलब यह है कि अब सरकार तय नहीं कर रही है कि इतने में बेचो, ये करो, वो करो, नहीं, अब सब कुछ बाजार के हिसाब से कि जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई हो उस हिसाब से तय हो जाए, वही बेच दो, उसी में बेच दो। ये सब आप कॉन्सेप्ट कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में पढ़ोगे कि किस प्रकार से किसी वस्तु की जो कीमत है वो निर्धारित होती है, तय होती है। मांग और पूर्ति का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मार्केट में छोड़ दिया, अब सरकार तय नहीं करेगी इतने में बेचो, इतने में मत बेचो। अब जैसा मार्केट में होगा, मार्केट में बेचने वाला जितने में बेचना चाहे उतने में बेचो और खरीदने वाला जितने में खरीद सके उतने में खरीद लो। चलिए, तो उद्योगों में क्या बदलाव हुआ? उद्योगों में हमने देखा कि सरकार ने काफी हद तक जो है अपना दायरा कम कर लिया और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा छूट दे दी। अब दूसरा था वित्तीय क्षेत्र। बेटा, वित्तीय क्षेत्र के फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार करे सरकार ने। वित्तीय क्षेत्र का मतलब था
पैसे टक्के की जो बात है वहां पे है, ठीक है। और पैसे टक्के का जो पूरा कंट्रोल भारत में संभालता है वो संभालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1950 से 90 के दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा कंट्रोलर के रूप में था, हर चीज को कंट्रोल करता था। सब इतना इसमें क्षेत्र में पैसा लगना चाहिए, इतना उधार इन्हीं को दोगे, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, काफी कंट्रोल उनके पास था। पर 1991 की नीतियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल कम करा गया और उसको एक सहायक के तौर पर रखा गया कि आपको जब जब बैंकों को आपकी आवश्यकता महसूस हो आप उनकी मदद करिएगा, परंतु कुछ जगह कंट्रोल भी रखना है। क्यों कंट्रोल रखना है? क्योंकि जिससे कि जो आम जनता है उसका पैसा ना डूबे, आम जनता का पैसा सुरक्षित रहे, आम जनता सेफ जोन में रहे, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर रहेगी। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थाएं शामिल है। तो वित्त का जब हम बात करते हैं, फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो जो बैंक है वो आ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज है वो आ जाएगा, और विदेशी मुद्रा बाजार है, ये संस्थाएं सारी शामिल होती है इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो अलग अलग नियम हैं और अलग अलग जो कसौटियां हैं, उन्हीं के माध्यम से बैंकों और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं उनके कार्यों का नियमन होता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नियम हैं और उनकी कसौटियां, उन्हीं के तहत क्या है जो बैंक है और अलग जो वित्तीय संस्था है वो कार्य करती है, उनका कार्य होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को भी नियत करता है। तो रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा, कितना पैसा रखेगा और कितनी ब्याज दर रखनी, कितने ब्याज पर पैसा उधार देगा, कितने पर नहीं देगा, ये सब कुछ रिजर्व बैंक ही करता था। बट अब क्या चेंजेस हुए वो देखेंगे। रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर इस क्षेत्र की सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। तो पहले जहां पर नियंत्रक था, कंट्रोल था कि साहब इतने में ब्याज दर देना है, इतने में आपको है ना पैसा अपने पास रखना है और इतना अपने पास नहीं रखना है, इतना इस वाले क्षेत्र को इतने पे ब्याज में दोगे और इतने वाले को इतना पैसा ब्याज दर पे दोगे, सब कुछ पूरा कंट्रोल कर रहा था। अब कंट्रोलर नहीं है, अब नियंत्रण नहीं कर रहा, अब तो एक सहायक के रूप में, सहायक की भूमिका कर दी, सहायक के रूप में बना करके रख दिया आरबीआई को। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। मतलब अब जो वित्तीय क्षेत्र है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आ गया है, बैंक आ गए हैं, विदेशी मुद्रा बाजार है वो आ गया है, वो बिना रिजर्व बैंक से सलाह लिए, बिना रिजर्व बैंक की कुछ बातों को ध्यान में रखे कुछ मामलों में अपने निर्णय ले सकता है, अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है। मतलब काफी हद तक जो कंट्रोल कर रहा था रिजर्व बैंक, उस कंट्रोल को हटा दिया है, कंट्रोल को कम कर दिया है रिजर्व बैंक। भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर मिल दिया। तो और जो भारतीय और विदेशी जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनको भी अब खोलने की परमिशन दी गई कि साहब अब आप भी अपने प्राइवेट बैंक खोल सकते हो, चाहे वो भारत की कोई बैंक हो, प्राइवेट हो, खोलना चाहता है खोल सकते हैं, और कोई विदेशी बैंक है वो भी भारत में आकर के यहाँ प्राइवेट रूप में खोलना चाहता है खोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। तो अब कुछ निश्चित शर्त जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर रखी, उनको अगर पूरा कर रखा है तो कोई भी बैंक अब अपनी बिना आरबीआई की परमिशन के अपनी शाखा खोल सकता है, बढ़ा सकता है ब्रांच। मतलब पहले एक ब्रांच थी, अब एक जगह और खोल दिया, दो जगह और खोल दिया और कर दिया, और जो पहले पुरानी वाली है उनको अपने हिसाब से सिस्टम से चलाना चाहता है चला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कुछ शर्तें जो आरबीआई ने तय कर रखी उनको तो मानना ही पड़ेगा। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्तियां अब भी रिजर्व बैंक के पास ही है। तो देखिए अब बैंकों को यह मौका मिल चुका था कि वो कहीं से और ज्यादा संसाधन जुटा सकती है, खूब पैसा इकट्ठा कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, खाता धारक मतलब जिन जिनका पैसा बैंकों में जमा है वो, और देश के हित मतलब जो देश के फायदे की बात है उसकी रक्षा करने के लिए अभी भी कुछ नियंत्रक वाली जो शक्तियां हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। अभी भी मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, बहुत सी बार ऐसा कहा जाता है कि 1991 में इन नीतियों के आने के बाद सरकार की जो शक्तियां हैं वो कम हो गई है, सरकार का कंट्रोल कम हो गया। ऐसी बात नहीं है, सरकार सुप्रीम ही है, आज भी सुप्रीम ही। सरकार चाहे जो कर सकती है। हाँ, प्राइवेट को छूट दे दी है, पर प्राइवेट पर भी कोई भी कानून संसद बना करके रोक लगा सकती है।
कितना टैक्स लेना है, कितने छूट देनी है, ये सरकार तय करती है। तो कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में तो सरकार रहेगी, और सरकार के ही मुख्य भागों में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्था है तो वो है, उनका रोल हम पूरा खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सबके भले के लिए, कल्याण के लिए सरकार का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का काम करना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। विदेशी निवेश संस्थाएं, एफआईआई तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। तो एफआईआई विदेशी निवेश संस्थाएं, मतलब इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है, ठीक है, वहां से बैठा बैठा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन कोष हो गए, इनको भी परमिशन भारत सरकार ने दे दी। अब बात करते हैं कर व्यवस्था में सुधार कि जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें किस प्रकार से सुधार सरकार ने किया, वो देखिए। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। देखिए, राजकोषीय नीतियों का मतलब होता है बेटा फिस्कल पॉलिसी, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि जो सरकार की पॉलिसी होती है ना, अब मैं फिर वापस कहूंगा कि ये आप कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में पढ़ोगे। कक्षा 12 में आप लोगों को 2 चैप्टर बड़े महत्वपूर्ण पढ़ने हैं। एक है मुद्रा और बैंकिंग, जिसमें आप केंद्रीय बैंक की जो नीतियां है, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसकी नीतियां वो पढ़ोगे, जिनको हम लोग मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिर है अध्याय 5 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, उसमें आप सरकार की राजकोषीय नीतियां पढ़ोगे, फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे। तो जो सरकार जो कराधान मतलब जो कर लगाने की बात करती है, जो कर लगाती है सरकार वो, और सरकार जो सार्वजनिक व्यय करती है, सरकार कर लगा रही है, इसका मतलब क्या, सरकार की इनकम ही है। सरकार ने लोगों पर टैक्स लगाया तो उससे सरकार के पास पैसा आया, और फिर सरकार वही जनता पे खर्चा करती है। तो सरकार की इनकम और सरकार की खर्चा मतलब सरकार की कर और सरकार के सार्वजनिक व्यय की जो नीतियां होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां या फिस्कल पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। करों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो व्यक्तियों की आय होती है, जो इनकम होती है एक पर्सन की, उसकी पे। जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति है 10 लाख कमा रहा है साल के, तो उस पर टैक्स लगेगा। 8 लाख कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यावसायिक उद्यम में कोई इंडस्ट्री है तो उस पर लगाया जाता है कि साहब, इसको निगम कर कहा जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है, कि जो कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स या निगम कर के रूप में। यह प्रत्यक्ष कर है। इसको प्रत्यक्ष क्यों या डायरेक्ट क्यों कहा गया है वो समझिए। जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए साल में कमाए और 2 लाख रुपए उसने टैक्स भर दिया, तो सच में उसके हाथ में कितना है, 8 लाख। उसने कमाए 10 लाख थे पर सच में कितना है, 8 लाख हाथ में है। तो आज जैसे मान लीजिए मैं साल के 10 लाख कमा रहा हूं और 2 लाख रुपए मेरे टैक्स में जा रहे हैं, तो 8 लाख मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे पता चल गया ना यार, मेरा 2 लाख कट गया। 2 लाख कट गए मेरे, सरकार के पास चले गए, तो डायरेक्ट मुझ पे बोझ आया है, इसका भरे भी मैंने और बोझ भी मुझ पर आया है, ये डायरेक्ट टैक्स है। दूसरी तरफ होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किस पे लगता है, वस्तु और सेवाओं पे लगता है। वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है, गुड्स एंड सर्विस पर ये टैक्स लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने खरीदा। अब जब ये मोबाइल मैंने खरीदा, जैसे मान लीजिए 5000 का मैंने मोबाइल खरीदा है, 500 रुपए इस पर टैक्स है, तो ये मोबाइल कितने का हो गया, 5500 का हो गया। पर ये जो 500 रुपए ये जो टैक्स है, ये भर किसने दिया था, मैंने सरकार को थोड़ी दिया है। ये किसने दिया है, जिस कंपनी ने इस फोन को बनाया है। जिस कंपनी ने इस फोन को बनाया उन्होंने क्या करा, ऑलरेडी क्या कर दिया है, पे कर दिया है सरकार को। पर इस पर से लिया किससे जा रहा है, मुझसे लिया जा रहा है, उपभोक्ता से लिया जा रहा है। आज आप एक पेन खरीदते हैं, नमक की थैली खरीदते हैं, उसमें क्या है लिखा हुआ था ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ऑलरेडी पेमेंट कौन कर चुका है, वो कर चुका है, पर उसने उस वाले पेमेंट को उसमें जोड़ कर करके आपसे वसूली करी जा रही है। मतलब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, कोई सामान बना 5 रुपए का, उसमें उसने जोड़ा 1 रुपया टैक्स देना है, 1 रुपया टैक्स। ये टैक्स किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। 2 रुपए खुद के प्रॉफिट जोड़ लिए, हो गया 8 रुपए। ये सामान आपको बेचा 8 रुपए, अब ये टैक्स दिया कंपनी को सरकार ने था, पर लिया पैसा किससे, हमसे। तो भर कोई रहा है और किसकी जेब से कट रहा है, किसी दूसरे की जेब से कट रहा है, वो अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। तो 1991 के बाद जो व्यक्तिगत आय है, जो एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम है, उस पर जो टैक्स लगाया गया तो उनमें निरंतर क्या करी गई है, कमी करी गई है, उसको कम किया गया है।
मुख्य धारणा उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। कर वंचन का मतलब क्या होता है कि कर से बचा जाता है या कर की चोरी करी जाती है। लोग टैक्स भरने से बचते हैं कि नहीं साहब टैक्स नहीं भरना। क्यों बचते हैं? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टैक्स लोगे, जैसे मान लो आज मैंने साल के 10 लाख रुपए कमाए और सरकार अब 10 लाख में से 4 लाख सरकारी टैक्स ले लेगी, तो मैं तो सोचूंगा कि यार कम से कम इनकम दिखाऊं जिससे सरकार टैक्स ना ले, बचने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ज्यादा टैक्स होता तो लोग बचने की कोशिश करते हैं, और कम देना है, जैसे मान लो 10 लाख पे 50,000 देना है, दे दो यार, कोई बात नहीं, 50,000 तो 9.5 लाख तो अपने पास ही रहेंगे ना। तो उच्च कर मतलब अगर ज्यादा कर रेट होगी, टैक्स रेट होगा, तो लोग उससे बचने की कोशिश करेंगे, और उसको बचने की कोशिश से बचने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, टैक्स की रेट को कम कर दिया। अब ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। देखो अब लोगों का ये मानना है कि अगर टैक्स की दरें ज्यादा ना हो, टैक्स ज्यादा ना देना पड़े, तो ऑटोमेटिकली बचत बढ़ती है। जैसे मेरी बात सुनिए, हम जो भी हमारे पास इनकम आती है ना बच्चों, उसका हम C+S लिखते हैं। C+S का मतलब क्या होता है, ये भी आप क्लास 12th में पढ़ोगे ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर आज तो आप 12th को पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, कि ये भी 12th में पढ़ोगे, ये भी 12th में पढ़ोगे। अब क्या कर सकता हूँ बेटा, 12th में पढ़ना ही है ये, मैं क्या कर सकता हूँ, 12th में पढ़ना ही पड़ेगा ये तो। हाँ, जो CBSE वाले बच्चे हैं उनके मजे हो रहे होंगे, क्योंकि ये किताब भी उनके 12th में चल रही है, और जो ये पढ़ाया जाता है ये भी समष्टि में पढ़ाया जाता है, तो वो भी 12th में चल रही है, ठीक है, तो उनके मजे हैं। तो y = C+S है। y क्या होती है, हमारी इनकम है। जो भी हमारे पास पैसा आएगा, जैसे मान लीजिए मैं महीने के 20,000 रुपए कमा रहा हूं, और मान लीजिए 10,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए खाने पे, पीने पे, किराए विराए पे, सब कुछ पे, तो 10,000 क्या हो गए मेरे, बच गए, 10,000 रुपए मेरे बच गए। तो अगर मेरे पास मेरी इनकम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी बचत भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इसमें टैक्स का क्या लेना देना है वो देखो। अगर इसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है साल के, और इसमें से 1 लाख सरकार टैक्स ले रही है, तो इसके पास कितने बच रहा है, 9 लाख रुपए बच रहे हैं। अब इस 9 लाख में से वो पूरे साल में मान लीजिए 6 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो 3 लाख वो बचा रहा है या नहीं बचा रहा, बचा रहा है। और कल को सरकार ये बोल दे साहब अब हम लोग टैक्स 1 लाख नहीं 50,000 रुपए ही लेंगे, तो अब उसके पास कितना पैसा बच गया, 9.5 लाख रुपए बच गए, 9,50,000 बच गए। तो 6 लाख ही खर्च होंगे और अब बच कितने गए, 3.5 लाख बच गए, तो 50,000 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच गए। मतलब क्या होगा कि अगर टैक्स की रेट कम होगी तो व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा भी बचेगा और वो अपनी इच्छा से टैक्स भर देगा, क्योंकि जब बहुत ही कम भरना है तो फिर चिंता किस बात की है, भर दो, कोई चिंता वाली बात नहीं, इतना सही तो भरना है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निगम कर की दर धीरे धीरे कम कर दी गई। निगम कर जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जो कि कंपनियों के प्रॉफिटों पे लगाया जाता है, उसको भी कम कर दिया गया। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए गए। जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें भी सुधार करे गए, और इसका सबसे बड़ा जो सुधार आप देखोगे 2017 में देखोगे, जीएसटी सरकार लेकर के आई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर सरकार लेकर के आई, जिसमें क्या करा गया कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, कि एक देश में एक टैक्स सिस्टम होगा और उसी टैक्स सिस्टम के तहत सभी अंडर में आ जाएंगे। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत मतलब पूरा यूनाइटेड एक करने के लिए, सरल बनाने के लिए भारतीय संसद ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 पास करा। तो संसद से कानून बनाया गया वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2016, ये कानून घोषित करा गया। ये पूरा पास हो गया और जुलाई 2017 से देश में लागू हो गया। मतलब जुलाई 2017 से भारत में क्या चल रहा है, जीएसटी सिस्टम चल रहा है। कौन सा सिस्टम चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस सिस्टम चल रहा है। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। तो सरकार को ऐसी उम्मीदें हैं कि जो जीएसटी आ जाने से क्या होगा कि अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, क्योंकि हम पूरा एक ही सिस्टम रहेगा, आसान सिस्टम हो गया, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, टैक्स भर देंगे, तो सरकार को इनकम ज्यादा होगी। कर वंचन कम हो जाएगा, कर से जो बचते थे, जो टैक्स से जो लोग बचते थे, अब वो नहीं बचेंगे, और एक राष्ट्र और एक टैक्स और एक बाजार हो जाएगा। ये बात अभी मैंने कही, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट होने का आशा है सरकार को। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई। और करदाताओं को नियम पालन करने के लिए क्या प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को बड़ा सरल बनाया गया। आसान तरीके से सरकार कह रही है कि आसानी से आप टैक्स भर सकते हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आप भर सकते हैं। और कर की जो दर है उनको भी पर्याप्त कर दिया है, मतलब कम कर दिया है कि अब आपको इतना टैक्स नहीं भरना, इतना से ही भरना है, भर दीजिए आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, तो करों में क्या सुधार हुआ, टैक्स में क्या सुधार हुआ, वो भी देख लिया। अब हम बात करते हैं विदेशी विनिमय में सुधार।
1991 में अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब आप सोच रहे हो मुझे हंसी क्यों आ रही है, फिर मैं कहूंगा कि ये अवमूल्यन आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हर करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ एक वैल्यू होती है। जैसे आज मैं आपको बोलूं, आज मौजूदा दौर में 8% $1 क्या है, 83 रुपीज है। मतलब आज मुझे मान लीजिए कि मैं अमेरिका से कोई सामान खरीदता हूं और उस सामान की कीमत है $100। $100 का मतलब यह हो गया कि 8,300 रुपए का वो सामान हो गया। कितने का हो गया, 8,300 रुपए का वो सामान हो गया। वहां का मैं $100 का सामान खरीद रहा हूं, इसका मतलब है 8,300 रुपए का मैंने सामान खरीद लिया। अब क्या होता है कि वैसे तो जनरली कि डिमांड और सप्लाई पर होता है कि उस मुद्रा की कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पर यह तय होता है कि $1 कितने के बराबर रहेगा। पर कभी कभार क्या करती है देश की सरकार, ऑटोमेटिकली अपनी जो करेंसी उसकी वैल्यू गिरा देती है। जैसे कि जब इंदिरा गांधी जी 1967 में आई थी सरकार में, तो उन्होंने क्या करा था, अवमूल्यन कर दिया था, डिवैल्यूएशन कर दिया था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उस समय $1 की कीमत 40 रुपए थी। अब सरकार ने क्या करा, $1 की कीमत 45 रुपए कर दी। ये अवमूल्यन है, हमारी मुद्रा यहां पे क्या हो गई है, कमजोर हो गई। आप बोलोगे सर कैसे कमजोर हो गई, तो अच्छा है कि 45 रुपए होंगे, पर खराब बात है ना कि अब हमें $1 के बदले में कितने 45 रुपए देने पड़ेंगे। पर ये करा गया तो क्यों करा गया, इसका क्या फायदा, फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए आज मैं अमेरिका का व्यक्ति हूं, अब मुझे ये पता है कि पहले मैं वहां पर $1 देकर करके 40 रुपए तक का सामान खरीद पाता था, अब 45 रुपए तक का सामान होगा। अब 45 रुपए तक का सामान मतलब क्या हो गया, अमेरिका में खड़ा, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के लिए इंडिया से सामान खरीदना अब आसान हो गया। पहले वो $1 में 40 रुपए तक की चीज खरीद पा रहा था, अब वो $1 में 45 रुपए तक की चीज खरीद पा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, उसके लिए तो सस्ता हो गया। इसलिए हमारे इंडिया से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर होगा, एक्सपोर्ट बाहर होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अच्छा होगा। और इसका दूसरा जो पहलू है वो देखो, इंडिया में खड़ा व्यक्ति ये देखेगा यार अमेरिका से अब आयात नहीं करना चाहिए। पहले जो सामान 40 रुपए में खरीद लेते थे, अब उसके लिए 45 रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आयात कम से कम होगा। तो सरकार ने सबसे पहले जो नीति अपनाई वो क्या करी, अवमूल्यन करा, मतलब अपनी मुद्रा की करेंसी को, वैल्यू को गिरा दिया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। तो अब जो विदेशी मुद्रा है, जो बाहर से जो करेंसी आ रही है, उसमें बढ़ोतरी हुई। कैसे बढ़ोतरी हुई, अब बाहर से कोई कंपनी आ रही है, वो पहले मान लो $1,000 लगा रही थी। अगर $1,000 लगा रही थी तो उसको मान लो इसके हिसाब से मान लो, तो पहले उसको $1,000 यहाँ पे लगा रही थी तो 40,000 रुपए मिल रहे थे। पर अब जब वो $1,000 यहाँ पे खर्च कर रही है तो उसको 45,000 रुपए मिल रहे हैं। नहीं समझे तो समझो इस बात को। जैसे मान लो मैं एक अमेरिका की कंपनी हूं, मैं इंडिया में आया, मुझे फैक्ट्री लगानी है, पर फैक्ट्री लगाने के लिए फैक्ट्री बनाऊंगा और करूंगा, तो उसके लिए जो यहाँ के लोग हैं वो तो डॉलर में तो पेमेंट लेंगे नहीं, वो तो रुपए में लेंगे। तो मैं जब पहले आया तो मुझे क्या था कि $1 40 रुपए के बराबर था, तो मैंने $1,000 बैंक में जमा कराया तो मुझे 40,000 रुपए दे दिए। पर जैसे मुझे पता चला यार अब तो बढ़िया काम हो गया, 45 रुपए हो गए, तो अब मुझे कितने मिलेंगे, 45,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब उसी में पहले भी $1,000 थे और आज भी $1,000, पर इंडिया में अब मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ज्यादा ज्यादा जो करेंसी है वो बाहर से हमारे यहां पर आने लगी। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। तो और अब जनरली जो है विदेशी मुद्रा की जो मांग और पूर्ति के आधार पर ही विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली बाजार के हिसाब से होता है कि इसकी कितनी मांग रहेगी और कितनी इसकी सप्लाई होगी। ये पूरा क्लास 12 में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब हमारा टॉपिक है व्यापार और निवेश नीति में सुधार। ठीक है, कि व्यापार और निवेश नीति में सुधार हुआ है। व्यापार और नीतियों के सुधारों के लक्ष्य देखिए। सबसे पहला, आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। ठीक है, जो परिमाणात्मक प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों को हटाने की बात करेगी। ये आयात पर और निर्यात पर परिमाणात्मक जो प्रतिबंध है वो हटा देंगे। प्रशुल्क दरों में कटौती, जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसको कम कर दिया जाएगा। आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। अब आपको बाहर से कुछ मंगवाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अब जनरली आप आयात कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। मतलब कोई ऐसी चीज जो हानिकारक हो, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो, ऐसे उद्योगों के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी कोई भी उद्योग जो है लग सकता है, उसको आपको आयात करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।
अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से भी मुक्त कर दिए गए। मात्रात्मक प्रतिबंधों का मतलब क्या होता है, उसमें जो क्वांटिटी है वो हटा दिया गया है। मतलब आप सीधा कह सकते हो कोटा जो था उस कोटे को हटा दिया गया है। कितना भी सामान आ रहा है आ सकता है, कितना भी सामान मंगवाया जा रहा है कृषि पदार्थों में और औद्योगिक उपभोक्ताओं में मंगा सकते हैं। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अब जो भारतीय वस्तुएं हैं, मतलब जो भारतीय कंपनियां हैं, वो बाहर अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेच सके, इसलिए भारत सरकार ने क्या करा, निर्यात शुल्क लगाती थी। मतलब यहां से कोई बाहर सामान जाएगा तो भारत सरकार तो टैक्स लेगी ना, आएगा कहीं बाहर से तो भी लेगी, और यहां से जा रहा है तो भी सरकार लेगी। अब भारत सरकार ने क्या कि जब अपनी कंपनी है यार, अपनी कंपनी बाहर जा रही है तो उससे क्यों टैक्स लेना, कम कर दो, मतलब टैक्स, जिससे कि क्या हो, ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने और ज्यादा ज्यादा बाहर जाकर के सामान बेच सके, ज्यादा ज्यादा यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट कर सके। तो भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा, कंपटीशन बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्कों को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। एक्सपोर्ट सरकार टैक्स नहीं लगा रही। चलिए, यह हमारा पूरा जो टॉपिक था उदारीकरण का था। उदारीकरण में किस प्रकार से सरकार ने अलग अलग जो प्रतिबंध है, अलग अलग जो रोक टोक है, वो सरकार ने किस प्रकार से हटाई है, वो अपन ने देख लिया। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी, निजीकरण की, या जिसको अपन क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। मतलब कोई भी सार्वजनिक उपकरण, मतलब कोई भी सार्वजनिक उद्योग या जो पहले सरकार के अंडर में हुआ करते थे, उसका जो मालिक थी सरकार हुआ करती थी, उसका जो पूरा मैनेजमेंट है जो सरकार करा करती थी, अब सरकार ने उसको त्याग दिया। ठीक है, सरकार ने उसको त्याग दिया कि आज से हम इसको नहीं संभालेंगे, किसी को खरीदना हो तो खरीद लो और वो आज से चलो। मतलब सरकार अपना होल्ड हटा लेती है, सरकार अपने जो उसके अधीन में था, सरकार के अधीन में, सरकार ने वो हटा लिया और अब वो उसको बेचने को तैयार है। वो क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कहलाती है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही थी। कौन कौन से? पहला, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। तो सरकार क्या हुआ कि उन कंपनियों के स्वामित्व, मालिकाना हक से भी बाहर हो गई और उनको मैनेज भी नहीं करेगी कि साहब आज से मालिक भी तुम हो और इसको मैनेज करने का भी काम तुम्हारा ही है। दूसरा देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना, और डायरेक्ट सरकार ने अब क्या कर दिया, सार्वजनिक जो कंपनियां उनको बेच दिया कि साहब बेच रहे हैं हम लोग, जिसको खरीदना वो खरीद लो और इनको चलाओ। विनिवेश, विनिवेश को इंग्लिश में कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। जब सरकार अपने क्षेत्र को, अपने उद्यमों को, अपने इंडस्ट्रीज को बेचने का काम करती है कि साहब आप खरीद लीजिए, इतने इतने इसके शेयर्स हैं, जो खरीदना चाहता है वो खरीद लीजिए, तो उसको क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश सरकार क्यों करती है? क्योंकि सरकार को पैसों की जरूरत हो सकती है, इनकम की जरूरत हो सकती है। मैं सीधा से एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि आज आप लोग हैं, आज कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको पैसों की जरूरत होती है तो क्या करता है, कहीं से उधार लेने की कोशिश करता है। उधार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो जो अपनी जमीन होती है ना, उस जमीन को बेचने की कोशिश करता है। जमीन बेच दो, पैसा अपने पास आता है। जो उसकी संपत्ति होती है, जो जायदाद होती है, उसको बेचने की कोशिश करता है। वही काम सरकार कर रही है। ये सरकार की संपत्ति तो है, ये वाली फैक्ट्री, वो वाली फैक्ट्री, वहां पे जमीन, वहां पे जमीन, सरकार की संपत्ति है, तो सरकार ने बोला बेच दो और हमें इसके बदले में पैसा दो और चलाओ, तुम जैसे चलाना है वैसे चलाओ। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। तो वित्तीय अनुशासन बढ़े, मतलब जो फाइनेंशियल जो इक्विटी है वो बढ़नी चाहिए और आधुनिकीकरण होना चाहिए। आधुनिकीकरण में सहायता देना कैसे? अब प्राइवेट वाला व्यक्ति है, उसको अगर कहीं से भी लगेगा कि साहब यहां से हमें फायदा होगा, ये वाली टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं, वो खरीदने के लिए फ्री है, वो खरीद सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं, तो वो बाहर से अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, आधुनिकीकरण होगा, तो अच्छी बात है, वो तो करो। तो इसलिए सरकार ने यहां से अपने कदम पीछे हटा लिए। निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावत्मक सिद्ध होगा। और निजी पूंजी मतलब जो प्राइवेट वाला अपनी पूंजी, अपना पैसा लगाएगा, वो प्रबंधन क्षमता है, अपनी जो मैनेज करने की कैपेसिटीज का उपयोग करेगा। तो इससे क्या होगा, जो सार्वजनिक उद्यम है वो भी अच्छे से काम करेंगे, उनमें भी अच्छे से वर्क हो पाएगा। निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्भाव को भी बढ़ावा मिलेगा। और निजीकरण से क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब बाहर से भी निवेश होना शुरू होगा। क्योंकि जब बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देखेंगे कि साहब भारत की सरकार वहां के प्राइवेट वाली कंपनियों को ही बड़ा मदद कर रही है, तो हम लोग भी वहां जाते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां पैसा लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, और हम भी वहां पर ही निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी,
इसके साथ बाहर से कंपनी आएगी, यहाँ पर उत्पादन करेगी, देश की जीडीपी बढ़ाएगी, वस्तु सेवाओं का निर्माण होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बेहतर काफी कुछ हो सकता है। तो निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला है। अब हम आते हैं वैश्वीकरण पे। हमारी नीति का तीसरा स्तंभ, पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कुछ भी नहीं है बच्चों, वैश्वीकरण एक प्रकार से एलपी जो पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण की जो पॉलिसी अपनाई है उसका एक परिणाम है वैश्वीकरण। जैसे कि आज आप जैसे अभी कक्षा 11 में हो, फिर 12 में आओगे, आपने 12वीं कक्षा में पूरे साल मेहनत करी, आप सुबह 4 बजे उठ जाते थे, रात को 10 बजे सो जाते थे, और पूरा जब भी समय मिलता आपने सारी शादी ब्याह छोड़ दी, हर एक एक मिनट एक एक समय का इस्तेमाल करा। ये जो आपने पूरी पॉलिसी बनाई थी इसका रिजल्ट ये दिखा कि आपको सारे सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन मार्क्स मिले हैं और आपने पूरे बोर्ड को टॉप करा है। ये परिणाम था, बस यही चीज यहां पर है। उदारीकरण और निजीकरण की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इन नीतियों के कारण क्या हो गया कि विश्व एक हो गया, पूरे विश्व में एकीकरण देखने को मिला। मतलब जो वस्तु हम यहां पे बेच रहे हैं वो वहां पर भी बिक रही है, जो वहां बिक रही है वो यहां पर भी बिक रही है, हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब कुछ चल रहा था। पूरा विश्व एकीकरण हो चुका था। अमेरिका का सामान यहां पर, इंडिया का सामान वहां पर, अमेरिका की साथ हमारा व्यापार हो रहा है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार हो रहा है। इस प्रकार से पूरा विश्व एक हो चुका था। एकीकरण का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि बाउंड्रीज हट जाना, बाउंड्रीज हट जाना ही एकीकरण नहीं है कि साहब ये मेरा कमरा था, वो उसका कमरा था, दीवार तोड़ दी, हम एक हो गए। नहीं, इस प्रकार से यहां पे वैश्वीकरण का ये मतलब नहीं कि सारी बाउंड्रीज हट गई, इंडिया की कोई बाउंड्री नहीं है, बांग्लादेश की कोई बाउंड्री नहीं है, सब ऐसे खुले में कहीं भी कहीं घूम फिर करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां पे सीधा सा अर्थ यह है कि हम काफी चीजों से एक हो चुके हैं। जैसे मैंने सामानों का उदाहरण दिया, उसके अलावा कल्चर, संस्कृति का उदाहरण। आज आप रशिया में जाएंगे ना तो भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले देशों में रशिया का बड़ा नाम है, वहां के लोग बड़ी संख्या में भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। ठीक है, यहाँ के भारतीय जो कपड़े हैं उनको पहनना, उनको अपनाना ही है। आज हम लोग जींस पहनते हैं, कहाँ का कल्चर है? ये अमेरिका का कल्चर है। आज आप लोग फास्ट फूड खाते क्या? फास्ट फूड भारत के हैं क्या? नहीं, ये बाहर के, ये हम लोग खा रहे हैं। ये एकीकरण है, वैश्वीकरण है, विश्व का एकीकरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो विश्व की जो अर्थव्यवस्था उनके साथ जुड़ गई। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जो बन रहा था वो वहां बिक रहा है, और जो वहां बन रहा था वो यहां बिक रहा है। ये सब उसके साथ एकीकरण हो जाना, ये एक जटिल परिघटना है, मतलब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है ये वो है। इस नीतियों का उद्देश्य क्या था? विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। ये जो एलपीजी की जो पॉलिसी आई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व को परस्पर निर्भर, परस्पर मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर निर्भर करना, इंटरडिपेंडेंट करना। और है भी, जनरली है भी, क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन हर देश में नहीं रहते, तो सब एक दूसरे पर निर्भर भी है। और अधिक एकीकृत कर देना, मतलब पूरा विश्व एक हो जाए, एकीकृत होकर करके रहे। बाहर प्रापण, या इसको इंग्लिश में आउटसोर्सिंग कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग। कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। अब कभी कभार क्या होता है, कोई कंपनियां कुछ सेवाएं क्या करती है, बाहर से ले लेती है, मतलब किसी दूसरे देश से, दूसरी कंपनी से लेती है। खुद की कंपनी नहीं कर रही है, किसी दूसरी कंपनी से ले लेती है, जैसे कि कानूनी सलाह हो गया, कंप्यूटर सेवा हो गया, विज्ञापन हो गया, सुरक्षा हो गया, ऐसा। ठीक है ना, इस प्रकार की सेवाएं खुद नहीं लेकर के दूसरी कंपनी से ले लेती है और उसको पेमेंट कर देती है। इसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग। मतलब हमारे पास इस सेवा का जो स्रोत है वो कैसा है? आउटसोर्स है। कैसा है? आउटसोर्स है। अब इसका काम क्या हुआ, आउटसोर्सिंग का क्या हुआ कि भारत का जो लेबर है, जो श्रम है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े सस्ते में मिल जाते हैं, और टैलेंटेड लोग मिलते हैं भारत में, बड़े ही तेजस्वी लोग मिलते हैं, बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं, पूरे विश्व में डंका बजता है भारत के लोगों का। तो अब जो विदेशों की कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा हुआ कि वे भारत के लोगों से यहां भारत में ही बैठे बैठे काम करवा लेती है, बड़े सस्ते में काम हो जाता है। जैसे कि आप कॉल सेंटर का देख लो, अब अलग अलग कंपनियों के कॉल सेंटर इंडिया में खुले हुए, तो इंडिया के लोग बात कर रहे हैं, फॉरेन वालों से भी इंडिया के लोग बात कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग हो गया। ठीक है, अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। तो अब अधिकांश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ क्या होता है? ऐसी कंपनियां जो कि एक से अधिक देशों में अपनी फैक्ट्रियां खोल करके बैठी हो, मालिक बन करके बैठी हो, ऐसी कंपनियों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और कहीं कहीं पर बहुराष्ट्रीय निगम भी शब्द प्रयोग करा जाता है।
तो काफी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और काफी छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका खर्चा कम आता है यहाँ पे, क्योंकि लेबर सस्ती है और अच्छी लेबर है। भारत की निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारों उपरांत इसे विश्व स्तरीय भार प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। निम्न मजदूरी दर मतलब यहाँ पे जो मजदूरी दर है वो बहुत कम, मतलब कम पैसे में काम हो जाता है। कुशल श्रम, श्रम बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट श्रम है। ठीक है, इसकी उपलब्धता के कारण सुधारों उपरांत, सुधारों के बाद क्या हो गया है, पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग का भारत एक गंतव्य बन गया, डेस्टिनेशन बन गया। मतलब कि अगर आउटसोर्सिंग करवानी है तो भारत से करवानी है। ये काम अगर सौंपना, भारत को सौंपना, क्योंकि भारत में अच्छे में हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में इसको कहा जाता है WTO। ये जो स्थापित हुआ था बच्चों, ये 1 जनवरी 1995 में स्थापित हुआ था। अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, विश्व व्यापार, विश्व में जो व्यापार होता है उस व्यापार को कंट्रोल करने वाला है। मतलब सीधी सी बात यह है कि पूरे विश्व में से इन सारे प्रतिबंधों को हटाना, हर अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करना, हर अर्थव्यवस्था में निजीकरण फैलाना, ये काम इसका है। और सारे देश उसके नियमों को, कानूनों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये जांच पड़ताल करना विश्व व्यापार संगठन का काम है, WTO का काम है। विश्व व्यापार संगठन से पहले एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, गेट उसको कहा जाता था। उसकी परिवर्ती, मतलब उसके बाद की जो संस्था है वो WTO है, जिसका गठन 1995 में 1995 में किया गया है। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। और ये जो गेट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मतलब जो गेट बना था ये 1948 में बना था, और जो WTO बना है ये 1995 में बना है। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। किसका? गेट का। गेट का यही उद्देश्य था कि जो सभी देश है उनको विश्व व्यापार में समान अवसर, सबको बराबर के मौके उपलब्ध कराना, ये उसका काम था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय, अभी जो विश्व व्यापार संगठन, इसका क्या उद्देश्य है? अब ये हट गया है, गेट हट गया है, गेट की जगह WTO बना दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी न कर पाए। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं व्यापार में उत्पन्न करी जाती है, जैसे आयात पर शुल्क हो गया, कोटा हो गया, इनका प्रयोग ना हो और बिल्कुल आसानी से व्यापार हो सके। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ कुछ खरीद सके, बेच सके, एक कंपनी दूसरे देश में जाकर के निवेश कर सके, उस देश की कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के निवेश कर सके। मतलब किसी भी प्रकार का व्यापार में अवरोधक या कोई समस्या खड़ी ना हो, यह काम देखना किसका काम है? WTO का काम है। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सर्जन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। तो सेवाओं के सर्जन और व्यापार को प्रोत्साहन देना, मतलब व्यापार को बढ़ावा देना, और विश्व के जो संसाधन है उनका इष्टतम स्तर, मतलब बेस्ट उनका इस्तेमाल हो सके, और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके, ये भी ये ध्यान रखें। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है। कैसे? कि जो अपने देश के लिए हमने प्रशुल्क या लगा रखे हैं, किसी भी प्रकार का प्रशुल्क और अप्रशुल्क, अप्रशुल्क में क्या आ जाएगा? कोटा। तो हमने कोई टैक्स लगा रखा है या कोटा लगा रखा है तो उनको हटा दिया जाए, और हमारा जो मार्केट है वो किसी दूसरे देश के लिए और दूसरे देश का मार्केट हमारे लिए खोला जाए। मतलब क्या है कि कोई कंपनी हमारे देश में आ सके, कोई देश की कंपनी हमारे देश में सामान बेच सके, और हमारे देश की कंपनियां भी वहां जा सके और वहां पर सामान बेच सके। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। तो भारत ने जो व्यापार के उदारीकरण है उसकी प्रतिबद्धता, उसको डेडिकेशन को बनाए रखा कि साहब हमें उदारीकरण करना ही है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया। तो भारत सरकार ने जो अपने आयात में जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया, व्यापार अवरोधकों को सरकार ने हटा दिया है। माना है सरकार ने कि हम उदारीकरण करेंगे और करा है, और ये प्रतिबंधों को हटाना ही कहीं ना कहीं क्या है कि उदारीकरण है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। अब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत का WTO में जुड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है, औचित्य का मतलब कोई मतलब नहीं है, बेकार बात है। क्यों? बोले क्योंकि ज्यादातर जो व्यापार हो जाता है वो तो विकसित देश ही कर लेते हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं वही खरीद बेच कर लेते हैं, तो फिर हमारा रोल क्या रह जाता भैया?
तो फिर हम क्यों जुड़े। दूसरा, कभी कभार विश्व व्यापार संगठन जैसे देशों पर आरोप ये भी लगाया जाता है कि उनका भेदभावपूर्ण वाला नजरिया है। वो विकासशील देशों को तो क्या कहते हैं, तुम व्यापार अवरोधक हटाओ, तुम मार्केट को खोलो, उदारीकरण करो, निजीकरण करो। पर जब ये जो विकसित जो देश हैं, ये विकसित देश विकासशील देशों की कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्ट नहीं करने देते, ये विकसित देश महंगा आयात शुल्क लगाते हैं, खूब ज्यादा टैक्स लगाते हैं, कोटा लगा करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये विकसित देश उन प्रतिबंधों का प्रयोग करते हैं तो WTO कुछ नहीं बोलते, और विकासशील देश लगा लेता तो कहता नहीं सब गलत है, खोलो, वैश्वीकरण को बढ़ावा दो, ये करो, वो करो, उदारीकरण करो, निजीकरण करो। तो इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं WTO थोड़ा सा भेदभावपूर्ण वाला संस्था है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छलावा महसूस करते हैं। तो यह मानना भी है कि जो विकसित देश है उनको ऐसा लगता है कि कृषि सहायता दिए जाने गलत है, मतलब कृषि पे किसी प्रकार की सब्सिडी दिया जाना गलत है, यह विकसित देशों का मानना है। विकासशील देश ये भी मानते हैं कि जो विकसित देश है वो हम लोगों को, मतलब विकासशील देशों को अपने मार्केट में आने की परमिशन नहीं देते, मतलब वहां हमारे विकासशील देशों की कोई कंपनी लग सके वो उसको अलाउड नहीं करते, हमारे सामान को वहां नहीं बिकने देते हैं, वो वहां ज्यादा पर शुल्क लगा देते हैं, कोटा लगा करके रखते हैं, और उस पर WTO कुछ भी नहीं बोलता है। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं, और विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश क्या है, किसी न किसी बहाने से क्या है, विकासशील देशों को अपने मार्केट में आने से, प्रवेश करने से रोकने का पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों में एंटर ना हो सके। अब बात करते हैं विश्व स्तरीय पदछाप। ठीक है, ये जो वैश्वीकरण है इससे किस प्रकार से पूरे विश्व स्तरीय पर हमारी एक छाप बन गई है, किस प्रकार से वो देखिए। वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी। अब देखो क्या हुआ, 1950 से 90 तक बहुत ही प्रोटेक्टिव थे कि नहीं साहब बाहर से कोई कंपनी नहीं आएगी, हम ये उत्पादन करेंगे। अब बाहर से जब आई तो हम लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को सुधारा, बेहतर बनाया, नई टेक्नोलॉजियाँ खरीदी, अच्छा इंप्रूवमेंट करा। इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत की जो कुछ कंपनियां वो बहुत बड़ी फेमस हो गई, और उन्होंने भी क्या करा, दूसरे देशों में जाकर के निवेश करना शुरू कर दिया। तो अनेकों कंपनियां ऐसी हैं जो कि अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन चुकी है, जिनका भारत के अलावा भी दूसरे देशों में फैक्ट्रियां चल रही है, बिजनेस चल रहा है, मतलब विदेशों में उन्होंने अपने पैर फैला लिए हैं, विदेशों में अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे कि ONGC विदेशी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है, और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजना है। इसके अलावा बहुत सारी जो प्राइवेट की है उनका भी बहुत ज्यादा आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे टाटा हो गया है, टाटा भारत की कंपनी है, जोमेटो का भी 8% आप उदाहरण ले सकते हैं, जो विदेशों में भी काम कर रही है। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। मतलब जो सुधार हुए उसमें क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो आर्थिक सुधार अपनाए गए उसके क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़े हैं, उसकी एक समीक्षा, एक एनालिसिस अपन लोग कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, मतलब इन आर्थिक सुधारों के क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, वो देखते हैं। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई, मतलब हमारा FDI बढ़ा, मतलब बाहर से हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी, जिससे वो जब आए तो वो फॉरेन करेंसी लाए, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी का भी भंडार बढ़ गया, तो विदेशी निवेश भी बढ़ा है और विनिमय रिजर्व है वो भी बढ़ा है। 1990-91 में जहां पर हमारे पास 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, आज 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब जब हमने इन आर्थिक सुधारों की शुरुआत करी थी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और आज 413 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, मतलब कितना ज्यादा हम फॉरेन रिजर्व कर चुके हैं। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व में 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है, मतलब ऐसे देश जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो, फॉरेन करेंसी हो, उसमें भारत का नंबर 7वें स्थान पर आता है। ये सब इन आर्थिक नीतियों की ही देन है। दूसरी ओर अनेक मूलभूत समस्याएं जैसे कि रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का भी क्या हुआ, समाधान हुआ। तो ये जितनी भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि बाहर से कंपनियां आ रही है, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, कंपनियां नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे उद्योगों का, कृषि का खूब अच्छा खासा आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधारभूत सुविधाओं का खूब विकास हुआ, अच्छी हॉस्पिटलें बनी है, स्कूलें बनी है, सड़कें बनी है, और राजकोषीय प्रबंधन। अब सरकार ने क्या करा, सरकार अपनी तरफ से काम वही कर रही है जहां पे प्राइवेट नहीं कर रहा।
पहले सारा काम सरकार संभाल रही थी तो सरकार के खूब पैसे खर्च हो रहे थे। अब सरकार कुछ लिमिटेड जगहों पे काम कर रही है तो सरकार का कम पैसा खर्च हो रहा है। अब राजकोषीय जो फिस्कल है वो सही से मैनेज हो रहा है, सही से काम कर रहा है सरकार का। अब एक एक टॉपिक को चर्चा करते हैं। संवर्धी और रोजगार, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की संवर्धी दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि सुधार प्रेरित संवर्धी ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का मतलब आपको पता है, एक देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष के अंदर जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है और उसका जो बाजार मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हमारे देश के अंदर कितनी वस्तु और सेवाएं बन रही है वो जीडीपी आ जाती है। तो अब लोगों का यह मानना है कि जीडीपी में वृद्धि हुई है, मतलब हमारे देश के अंदर वस्तु और सेवाओं का निर्माण बढ़ा है, बढ़ेगा भी क्योंकि बाहर से कंपनी आ रही है, देश की कंपनियां ज्यादा उत्पादन वो कर रही है। परंतु यह मानना है कि जीडीपी बढ़ी है, पर यह भी मानना है कि रोजगार जितना बढ़ना चाहिए था ना उतना नहीं बढ़ा। मतलब हाँ, ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक रूप से हम लोग आगे बढ़े, पर रोजगार जितने लोगों को मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। कृषि में सुधारों की चर्चा करते हैं। सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की संवर्धी दर कम होती जा रही है। तो सुधार कार्यों से माना जाता है कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण, इन नीतियों के कारण कृषि को नुकसान नहीं हुआ है, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो छोटे किसान थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा यहां पर माना जाता है। 1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। अब सरकार ने ज्यादातर जगहों से अपना कंट्रोल खींच लिया था, तो सिंचाई पर, बिजली पर, सड़क निर्माण पर, बाजार में, इन सब पे जो सरकार पहले पैसा खर्च कर रही थी किसानों के लिए, वो सरकार अब कम कर दिया है। इसके अलावा जो सहायकी सरकार दिया करती थी उर्वरकों पर, इनको खरीदने पर, वो भी सरकार ने कम कर दिए। तो इन सब का प्रभाव किसानों पर पड़ा है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है, मतलब उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कोई परिवर्तन हुआ है। देखिए, अब देखिए क्या हुआ, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती। आयात शुल्क में कटौती मतलब बाहर से कोई भी सामान आ रहा है कृषि वाला, उस पर आयात शुल्क में कटौती, मतलब बाहर से कोई सामान आ रहा है वो सस्ते में आ रहा है। अब सस्ते में आ रहा है तो कोई लोग भारत के किसान का सामान क्यों खरीदेंगे, वो सस्ते वाला खरीद लेंगे, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा सामान होता जा रहा है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, सस्ते में लोगों को मिल रहा है, तो ये भी किसानों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अब बाहर से भी जो कृषि सामान है, कृषि वस्तु है वो आ रही है, तो ये जो विदेशी कंपटीशन है उसका भी सामना हमारे भारतीय किसानों को करना पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातन उन्मुखी हो रही थी। निर्यातन उन्मुखी का मतलब क्या, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रही थी। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या था कि इस प्रकार की व्यवस्था सरकार अब चाह रही थी कि कुछ भी बने, कुछ भी उगे, कुछ भी हो, ज्यादा एक्सपोर्ट करा जाए, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग पैसा कमा पाएंगे, तभी हमारे पास फॉरेन रिजर्व आ पाएगा और तभी जो हमारी स्थिति है वो उसमें सुधार आएगा, बेहतरीन होगी। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा था। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि खाद्यान्न फसलें, खाने पीने वाली फसलों की जगह पे नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाई जा रही थी। कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए जनरली कैश मिलता है, धन मिलता है, मतलब पर धन तो सभी के लिए मिलता है, पर ऐसी क्रॉप्स है जो डायरेक्टली क्या होती है, उद्योगों के लिए जाती है। जैसे गन्ना हो गया है, रबड़ हो गया है, कपास हो गया है, ठीक है, चाय कॉफी हो गई है, जो डायरेक्टली क्या है उद्योगों के लिए इस्तेमाल में आती है, तो उन पे ज्यादा जोर दिया गया। और खाने पीने वाले जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन पे कम फोकस हुआ। तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न की जो फसलें हैं अब वो कम हो गई है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। उद्योगों में सुधार देखते हैं। मांग में गिरावट के कई कारण है, जैसे सस्ते आयात आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश, तो उद्योगों की भी जो मांग है उसमें भी गिरावट है। क्यों, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहे थे उद्योग और हम आयात भी सस्ते में कर रहे हैं, तो लोगों की जो डिमांड है वो गिर जाती है। आधारिक संरचना में इतना ज्यादा निवेश नहीं हुआ। आधारिक संरचना का मतलब बिजली में, पानी में, सड़कों में, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा निवेश नहीं हो पाया।
इसी कारण प्राय यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सेज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। तो इस प्रकार से यह समझा जाता है कि जो विदेशी है उनकी बेरोक टोक, मतलब बिना किसी रोक टोक के कोई भी विदेशी कंपनी आ रही है, इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है, बेच रही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गरीब देशों को बर्बाद करने की एक नीति है। ठीक है, ऐसा मानना है कि जो वैश्वीकरण से क्या है, जो विकसित देश है उनकी कंपनियां आती है, निवेश करती है, पैसा खर्च करती है और आती है, बेच करके चली जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ से जो गरीब देश है उनका नुकसान हो रहा है और कुछ भी नहीं है। विकसित देशों में विद्यमान उच्च प्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश में उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये जो विकसित देश है वो तो विकासशील देशों में, गरीब देशों में आकर के अपना माल बेच देते हैं, फैक्ट्री लगा देते हैं, पर ये जो विकसित देश है इन्होंने क्या काफी प्रकार के रोक टोक लगा रखी है, उच्च प्रशुल्क लगा रखा है। उस आज उच्च प्रशुल्क के कारण जो विकासशील देश है उनका सामान या वहां की कंपनियां नहीं जा पाती है, तो वो भी एक नुकसान है, रोक टोक लगाते हैं। विनिवेश, प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। तो सरकार हर साल क्या है, एक लक्ष्य निर्धारित कर देती है कि साहब हमें हमारी जो फैक्ट्रियां है, हमारी कंपनियां, उनको बेच करके इतनी जो इनकम है वो जनरेट कर रही है। तो सरकार हर साल का एक उद्देश्य, एक अमाउंट लेकर के चल रही थी। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। तो अब उससे इनकम सरकार ले रही है, ठीक है, पर जो इसके विनिवेश के आलोचक है उनका यह कहना था कि सरकार क्या कर रही है, बड़े ही सस्तों में क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है, बहुत सस्ते में बेच रही है। सरकार सार्वजनिक कल्याण का, लोगों के भलों का नहीं सोच रही है, वो सिर्फ औने पौने दामों में, तो बहुत कम दामों में क्या करती है, प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है, जो कि गलत बात है। सुधार और राजकोषीय नीतियों पर आ जाते हैं। आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी थी। आर्थिक सुधार जो है सामाजिक क्षेत्र है, अब सामाजिक क्षेत्र पे इतना बड़ा सरकार खर्चा नहीं कर रही थी, इतना सार्वजनिक व्यय की वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो इस पे थोड़ा सा रोक लगी। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाया। सरकार ने कर घटाए, ठीक है, कर वंचन को नियंत्रित करने की कोशिश करी। वो क्यों करी थी कि राजस्व, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, पर उसका भी इतना ज्यादा जो प्रभाव है, इतना जो बड़ा इंपैक्ट है, वो नहीं देखने को मिला। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है, अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका था। देखिए, अब सीमा शुल्क जो दर है वो तो क्या है कि आप उनको बढ़ाकर करके आप ज्यादा राजस्व ले सकते थे, पर अब उनमें राजस्व में और कमी आ गई क्योंकि आप उनको घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए, इसमें भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावना क्षीण हो गई। अब बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा, काफी प्रकार की छूट दी, जैसे कि आपसे टैक्स कम लिया जाएगा, आप यहाँ पे जमीन है, ये जमीन सस्ते में दे दी जाएगी, आपको इस प्रकार के टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वो कम और हो गया, उसमें नुकसान सा थोड़ा सा और देखने को मिला। इन सबका विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इन सबका जो विकास, अब जब सरकार का रेवेन्यू कम हुआ है तो वो जो सरकार विकास पे पैसा खर्च करती थी उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर अगर एक कंक्लूजन पर हम लोग जाएं तो वैश्वीकरण की जो नीति है वो अच्छी भी रही, पूरी भी रही, दोनों फायदे हैं, नुकसान दोनों हैं। पर एक ओवरऑल में कहें तो एलपीजी की पॉलिसी बड़ी आवश्यक थी, बड़ी जरूरी थी बेटा, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो बड़े संकट में भारत आ सकता था। और उस संकट से बचाने के लिए उस समय जो वित्त मंत्री थे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं देश के, और इन सबसे पहले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहते हैं, तो उन्होंने इस नीति को लागू करा और देश को संकट से बचाया पूरा। ठीक है, तो एलपीजी की पॉलिसी का जो पूरा विस्तार से था हम लोगों ने जान लिया है। ये तीनों चैप्टर इंटरलिंक थे, पहले में 1947 की स्थिति, उसका 50 से 90 की, और ये 91 के बाद की जो स्थिति है वो हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और इसी के साथ आज जो हमारा इस चैप्टर का वन शॉट है वो खत्म होता है। पर आप लोगों की तैयारियां नहीं रुकनी चाहिए, वो खत्म नहीं होंगी। इसके लिए कक्षा 11 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्सेज लर्निंग आर्ट्स लेकर के आया है। और इन कोर्सेज में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, हर क्लास की पीडीएफ, और आप लोगों को कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इस पर होंगे। और इन सबके जो है आप लेने के लिए कोर्स इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो कोर्सेज मिलेंगे ये आपको आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। और आज का वन शॉट कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियां मिलती रहे। और मैं मिलूंगा एक नए वन शॉट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।